मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर करण सिंह सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। तो सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि आपका एक जर्नी है, आर्ट जर्नी। आपने 40 साल का जो एक दौर लगभग देखा है इंदौर में। तो हम आपके जर्नी से ही शुरुआत करना चाहेंगे कि आपका जन्म, आपका एजुकेशन, स्कूलिंग कहाँ और इस फील्ड में कैसे आप आए, उस विषय में हम दर्शकों से चाहेंगे कि आप कुछ शेयर कीजिए। अ, गोविंद जी, 40 साल तो मेरे ख्याल से कम है। हाँ। मैं सबसे पहले फाइन आर्ट कॉलेज में जो कदम रखा था 1956 में। ओके। अब बरस का अंदाज तो आप खुद लगा लीजिए। और उस समय यहाँ एक म्यूजियम हुआ करता था कॉलेज के बाहर, जो देवलाली कला वीथिका आजकल है। वहाँ एक म्यूजियम, और उसका नाम था नर रत्न मंदिर। वहाँ मैंने पेंटिंग देखे बहुत से, जिसमें कहा यह गया कि वो शायद रेफेल का पेंटिंग था, और बहुत से पेंटिंग और बहुत सी चीजें वहां देखी और बहुत प्रभावित हुआ। शायद वो एक रेफेल का पेंटिंग था, बाद में मुझे ऐसा बताया था वहां के क्यूरेटर ने, जब नया म्यूजियम बन गया था वहां पर भी वो रखा था। और वैसे तो मेरा बचपन से ही, जब से छोटा सा था, मुझे याद एक तो बहुत रहती है। जब मैं 2 साल 3 साल का ठीक बैठता खाली था, खड़ा नहीं हो पाता था, जी। तब से मेरी माता मुझे सिखाती थी। तो यात्रा तो वहां से मेरी शुरू हो गई थी, लेकिन होश नहीं था कि मैं आगे क्या बनूंगा, क्या होगा, कैसा कुछ भी। उस समय 2-3 साल की उम्र में क्या होता है। आगे धीरे 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 हमारे यहाँ मेरे ग्रैंड पापा, मेरे फादर, सभी आर्टिस्ट रहे हैं और नामी अच्छे, जाने पहचाने जाते थे सब जगह, और पोर्ट्रेट ज्यादा करते थे पहले लोग। और पोर्ट्रेट से ही तो कला क्षेत्र में लोगों ने शुरुआत की। जिसको पोर्ट्रेट अच्छा बनाना आया तो कहा कि हाँ भाई, ये अच्छा कलाकार है। ये लैंडस्केप, क्रिएटिव कंपोजिशन और दूसरी चीजें, ये सब सब बहुत बाद में आई हैं। शुरुआत ही पोर्ट्रेट से होती थी। तो पिताजी तो बाहर रहते थे, मेरे ग्रैंड पापा अक्सर मुझे जब शुरुआत कराई तो सबसे पहले एक गणेश मंदिर वहां के फोर्ट में, किला में जो फोर्ट होता है, वहां ले गए थे। और एक पहले के ये नियम रहते थे कि भाई जब बच्चा 5 साल का होगा तो उसको एडमिशन दिलाएंगे स्कूल में। तो मुझे सबसे पहले गणेश मंदिर ले गए और गणेश जी को कलर लगवाया मुझसे। वहां से मेरी शुरुआत हो गई कि मैंने, और माता ने तो खैर पहले से शुरुआत कर दी थी। वो जब छोटे शुरू में जब लोइयां बनाती हैं ना, और बेसन की कुछ चीज बनाती हैं, तो बना के वो उसको तलती थी और तल के मुझे देती थी कि भाई ये फलानी फलानी चीज है, इसको खाओ। और मैं बड़े चाव से खाता था। और फिर जब थोड़ा बड़ा होने लगा, और बड़ा, तो फिर कभी शंकर जी बना दें या और कोई चीज बना दें, तो मैं उसको नहीं खाता था। बड़ा धार्मिक वो था हमारे हमारे परिवार में कि शंकर जी बने तो उसको मैं सीधे उठा के ले गया और वो मंदिर की जगह में रखा है, बेसन का। तो यहाँ से ही शुरुआत हो गई, मुझे ज्ञान देना शुरू कर दिया कि भाई ये आर्ट है, और ये सब वहां से मुझे शुरुआत हो गई। और 56 में फिर मैं जब बड़ा होके आया कॉलेज में, उस समय मैं बहुत छोटा था, करीब 11 साल का रहा हूँगा। तब तो एडमिशन भी नहीं मिलता कॉलेज में। मेरे पिताजी और मेरे भाई भाई मेरे बहुत अच्छा पेंटिंग करते थे, वाटर कलर और पोर्ट्रेट वगैरह। अब नहीं है वो भी। तो घर में तो मेरे पूरा वातावरण यही रहा। और शायद तुम जानते भी हो, जब जब मैं कहाँ रहता था, तो बचपन से मुझे पर्यावरण ऐसा मिला कि मैं इससे बच नहीं सका कि मैं आर्टिस्ट की तरफ, आर्ट की तरफ जाऊं। बिल्कुल। मुझे लोग, पिताजी भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। तो उनकी संतुष्टि के लिए बाद में मैंने डीएचबी कर लिया, ओके। डिप्लोमा इन होम्योपैथी एंड बायोकेमिक। हाँ हाँ हाँ। कि उनको ये लगे कि मेरा एक बेटा है, ये डॉक्टर भी है। तो इस तरह से शुरुआत होते होते 56 में जब मुझे कॉलेज के अंदर ले जाया गया, पहली बार देखा वहां एक
वो हो रहा था, सोशल गैदरिंग। जी। तो हर साल वहाँ जो जैसे आजकल के होते हैं ना स्नेह सम्मेलन और ये, तो उस समय होता था। और उस समय अगर कोई गेस्ट आपके साथ जा रहा है जो हम्म। वहाँ विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो उसका 1 रुपया लेते थे ओके। कि वो आएगा और वो अच्छे मतलब जितना खाना हो, जो प्रोग्राम देखना हो, सब देखता रहता था। ओके। तो यहाँ से मुझे एक लग गई आग। और फिर पढ़ने का तो खैर मुझे बहुत शौक रहा है, लेकिन पढ़ता क्या था मैं, पढ़ते पढ़ते साथ में ड्राइंग भी बनाता जाता था, जी। छुपा के कागज बीच में पन्ने रखता, जब पापा नहीं देखे और कोई देखे नहीं तो पढ़ूं भी। और तो इस तरह से मेरी चलता रहा। धीरे धीरे जब घर में लोगों ने देखा कि बहुत अच्छा कर रहा है, ये करने लगा है, हम्म। तो डीजे जोशी के पास ले गए। तो डीजे जोशी ने मना कर दिया, बोले इसको एडमिशन नहीं देंगे। क्यों? क्यों नहीं देंगे? बोले कि इसने अभी तो हायर सेकेंडरी भी नहीं हुआ है, छठी सातवीं में कैसे एडमिशन मिले। ओके। तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा, इसको आईजीडी करा देते हैं, एलिमेंट्री एलिमेंट्री करा देते हैं पहले। आईजीडी के पहले एलिमेंट्री होता है। जी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं भी ये सब नहीं करूंगा, मैं तो पोर्ट्रेट बनाऊंगा। इशारे से मैंने यही कहा। तो बोले नहीं, इसके लिए तेरे को रुकना पड़ेगा। डीजे जोशी बोले जब 10वीं पास कर ले तब आना। ओके। तो अब ठीक है, वो तो हो गया। लेकिन फिर भी बीच बीच में कॉलेज आए, ब्रदर के साथ आ जाएं, क्योंकि ब्रदर भी वहीं पढ़ते थे कॉलेज ओके। में। तो उनके साथ आऊं, लोगों को देखूं, तो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार जो बाद में, जैसे उस समय पढ़ते थे, अफजल भी पढ़ते थे, और एक महंत थे, जी। वो बाद में कलकत्ते जाके पढ़ने लगे। तो इस तरह से बहुत कलाकार वहां पे पढ़ते थे। और मैं बाहर खड़े होके, जो हॉल कभी देखा होगा वहां का, जी। तो उसके बाहर से मैं झांकता रहूं। ओके। सुरेश चौधरी भी वहीं पढ़ते थे। हाँ हाँ। तो लोग मेरे को, कुछ लोग तो बुलाएं और कुछ लोग डांट के भगा दें, बोले स्कूल छोड़ के आ गया है और यहाँ पेंटिंग सीखेगा। ओके। बोले तो जा अभी पढ़ता रहे। कॉलेज की जो पुरानी बिल्डिंग है जो देवलालीकर कला विथिका के पीछे है, वो भी पहले भी वही थी या बाजू वाली बिल्डिंग थी? नहीं, बहुत पहले जब शुरुआत हुई थी, तो जो बाहर रोड के बाहर छतरियां बनी हुई थी, उसके सामने एक मिडिल स्कूल था। जी। जो जहां आजकल एक देखा है मैंने आते जाते कि एक बिल्डिंग बन गई है, बहुत बड़ी भारी बन रही है। हाँ हाँ। पहले शुरुआत में क्लासेस वहां शुरू हुई। ओके। और शुरुआत में वहाँ आईजीडी और इसकी क्लासेस ही होती थी। मतलब पहले ये नहीं होता कि डिप्लोमा वगैरह कुछ नहीं था उस समय। ये ओके। 1927-28 की बात आजादी के है। पहले। हाँ, बहुत पहले की बात है। 1927-28 जब शुरू हुआ, तो हम्म। इन्हें देवलाली का जो खाली एक मास्टर के रूप में वहां रखा गया था कि यहाँ बच्चों को पढ़ाएं। और आईजीडी और इसकी ही क्लासेस होती थी। ओके। बाद में धीरे धीरे जे स्कूल ऑफ आर्ट में जाके लोग परीक्षा सिर्फ देते थे। उसका टीचिंग जो है, कोचिंग जो है, फाइन आर्ट में ही होता था कॉलेज। जी। सभी मैंने जो भी आर्टिस्ट होते थे वो वहां पढ़ते थे। और उनके जो सेशनल वर्क होते थे वो मुंबई भेज दिए जाते थे कि अगर उसमें ओके। पास हो गया तो इसको फिर उसमें, मतलब सेशनल पास होने के बाद उसको परीक्षा में बैठने दिया जाता हम्म। था। तो पहले ये तो जेजे से एफिलेटेड था अपना फाइन आर्ट्स जो इंदौर का जे है? से सिर्फ परीक्षा देने के लिए एफिलेटेड था। ओके। हाँ हाँ। तो ये नहीं था कि उससे बिल्कुल जैसे आजकल इंदिरा कला या और मान डिग्री सिंह से, वगैरह। इस तरह से कुछ नहीं था। सिर्फ परीक्षा दे आइए, और ओके। उसकी जो कोचिंग है वो कॉलेज में होती थी। हाँ हाँ। समय बदलता रहा। फिर मैंने 1962 में आईजीडी की परीक्षा पास कर ली, जो बम्बई बम्बई से होती है। जी। और फिर गया, मैंने कहा कि देखो साहब, ये मैंने परीक्षा पास कर ली है। तो बोले कल से आ जाना, एडमिशन दे दिया तेरे को। ओके। तो और क्योंकि थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड ऐसा था, इसलिए सब लोग मेरे को बड़े प्रेम से बुलाते, बात बात करते। क्योंकि मेरे पिताजी के बहुत सम्मान था, अच्छा काम करते थे वो। जी। देवलालीकर जी बहुत चाहते थे उनको। अक्सर वो घर भी आते थे हमारे। ओके। तो डीजे जी ने बस कह दिया कि आजा एडमिशन ले ले। तो मैंने वहां से शुरू कर दिया। वाह। उस समय के फर्स्ट ईयर के काम भी मेरे हम्म। बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि घर में प्रैक्टिस दिन रात करता था। जी। जब भी टाइम मिले
मैंने जीवन में ऐसा दिन नहीं देखा जिस दिन मैंने कुछ काम ना किया हो। ओके। और वो बचपन से सिलसिला, ही वो सिलसिला अब आज भी जारी है? आज भी चल रहा है। आज भी जहां मैं बैठा हूँ, यहाँ जी। मेरे सिरहाने में तकिए के नीचे पेन, स्केच बुक, स्केच की और दूसरी चीजें, और कुछ पुस्तकें कला की, सभी बिल्कुल। अलग अलग जगहों की, वो रखे रहता हूँ। सर जब मुझे जैसी मैंने बीमार मुझे बीमार आज रहा भी आपकी एक बात याद है, जब आप हाँ। बोलते थे कि जब तुम सोना अपना स्केच बुक लेके सोना, तो वो तकिए के पास होना तो, चाहिए। तो जो मैंने कहा, तो वो मेरे पास तो होना ही चाहिए, तब तो मैं बिल्कुल। सिखाऊं लोगों को। बिल्कुल। तो वो क्रम आज तक चल रहा है। आज भी मेरे पास एक नहीं कई पेन और ये सब रखे रहते हैं, सब चीजें साधन रखा रहता है। और स्केच बुक भी रहती है, जो जी। मैंने बचपन में मैंने घर में, जैसे जैसे वहां पढ़ते पढ़ते भी अगर मैं कुछ हुआ तो बनाता रहता था घर जी। में आके। और मुझे चिड़िया, दूसरी चीजें बनाने का बड़ा शौक था। तो एक स्केच बुक ये मेरे पास रखी हुई है। ओके। इसमें सभी चीजें, हालांकि कॉपी होती थी तो बनाता रहता था, ये देखो। वाह। बचपन ये भी और डेली मेरे कम से कम इतने कुछ तो काम होने चाहिए। और ना बिल्कुल। करूं तो खाना भी नहीं मिले, ये भी घब स्थिति रहती थी कभी कभी। घबराहट होती है फिर नहीं करो तो। ये ये जैसे एक ये बनाया था शुरू में, सबसे पहले ये बनाया मैं। वाह। ये प्योर मतलब जो वाटर कलर होता था, ऐसी कई स्केच बुक, जी। ये दिखा रहा हूँ ना मैं, कई स्केच बुक ये मेरे पास रखी हुई। वाह। और जहां भी देखूं बस उनको बनाता रहूं और रोज बनाऊं। फिर उसके बाद क्योंकि पोर्ट्रेट की खासियत होती थी, जी। तो पापा मेरे पहले तो शुरू में प्रैक्टिस कराने के लिए कि बहुत अच्छा गहन अध्ययन होना चाहिए आपको किसी भी चीज का। जी। उथले पानी में आदमी नहीं तैर सकता, जब पानी ज्यादा होगा तब तैरेगा। तभी तैर सकते हाँ, तो एक आंख बना दें मेरे पापा, कोई भी एक अच्छी सी, हैं। और जी। वो कहें कि इसकी बनाते जाओ। और जब 100 150 बन जाए तो मैं उनको दिखाऊं। अगर वो पहली वाली से इंफीरियर रही तो बोले फिर से 100 बनाओ। ओके। जिस तरह की आज वोकलिस्ट लोग राग रागनी सिखाते हैं और दूसरे स्वर का सिखाते हैं, अगर गलत है तो भैया वापस फिर से शुरू करो। बिल्कुल। तो मैंने रियाज तो खैर होती थी, आजकल उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता, पर और रियाज तो जरूरी है। ये रियाज आर्ट में भी जरूरी है। अगर बीच में ब्रेक लग जाता है तो फिर वहीं से हाँ, ऐसा लगता है कि सब हम भूल चुके हैं। बिल्कुल। और ये रियाज मैंने, रियाज एक तरह की पढ़ाई है, अध्ययन है। जी। पढ़ें और उसको संस्कृत में श्लोक भी पढ़ाए जाते हैं तो उनको कंठस्थ करो। बिल्कुल। जब तक नहीं करोगे तब तक फिर से, और शुद्ध बोलो बिल्कुल। संस्कृत। तो उसी तरह से अगर आर्ट में कुछ कर रहे हो तो उसको भी शुद्धता से करो, प्योरिटी होनी चाहिए उसमें। ये नहीं कि कुछ भी बनाया और हो गया भाई, बोले कि हम तो सीख गए, अब दूसरी चीज सिखाओ। नहीं और नहीं। ये जो प्रदर्शनियां वगैरह आज सब करते हैं, अभी तुमने शायद थोड़ी देर पहले तुमने कहीं ध्यान दिया हो, मैं जी। किसी से बात कर रहा था, एक विद्यार्थी तो मुझे आमंत्रित किया कि मेरा शो है, आप उद्घाटन के लिए आए। और वैसे तुमको मालूम भी होगा कि मैं उद्घाटन वगैरह करना नहीं पसंद करता, जी। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं, किस लिए भाई, मेहनत तुमने की है, बल्कि तुम्हें उद्घाटन करो तो ज्यादा अच्छा। बिल्कुल सर। कि हमने हमने ये प्रारंभ किया, आप आइए, आपका इसमें स्वागत है, और मार्गदर्शन कीजिए। बिल्कुल। यहाँ तक कि मैं विद्यार्थियों को भी, कॉलेज के किसी विद्यार्थी को ये नहीं कहता कि ये मेरा विद्यार्थी। सही हालांकि बात है। शायद सुन के लोगों को अच्छा ना लगे, क्योंकि विद्यार्थी सिर्फ मेरा नहीं होता, पूरे संस्था के ये शिक्षकों का संस्था। होता है। बिल्कुल। जिसने पहले बिगिनिंग में सिखाया वो भी महत्वपूर्ण है, मेरे फाइनल में आने के बाद, मेरे से सीखने के बाद। बिल्कुल। तो उसको क्यों नहीं महत्व देना, मतलब सबका विद्यार्थी है वो, सभी का विद्यार्थी वाकई। और वो संस्था का विद्यार्थी है, मात्र मेरा नहीं है और किसी का नहीं होता। बिल्कुल। तो मेरी तो, मैं और स्पष्ट बोलने में भी मैं बहुत वो रहा हूँ। और वाकई। हर एक विद्यार्थी के लिए अनुशासन बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। और और जितने भी इस तरह की कल्चरल इंस्टीट्यूशन हैं, हम्म। ये बड़ी सात्विक होती हैं, बड़ी धार्मिक होती हैं, और बड़े माने एक अलग तरह की पवित्रता होनी चाहिए इनमें। बिल्कुल। तो लोग मुझसे थोड़ा सा खिन्न भी रहे कि नहीं आपने ऐसा क्यों, मतलब बहुत ही हार्ड आदमी है।
तो हार्डनेस इसलिए कि भाई मर्यादा चाहिए, बिल्कुल। अमर्यादित होना। स्वच्छंदता कलाकार के लिए है, ठीक है, लेकिन स्वच्छंदता अपने व्यक्तिगत जीवन में लाओ, यहाँ संस्था में नहीं चाहिए। वाकई। तो शायद लोग खिन्न भी रहे हों मुझसे, बिल्कुल। मेरे सामने तो खिन्न नहीं रहे। हम एक तो काम फिर भी करते हैं सर, हम आपके हाँ, प्रेजेंटेशन के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं हाँ, यहाँ से। फोटोग्राफ है। जी। अ, पहले तुमने सुना होगा, लोगों को भी अभी अभी भी सुनते होगे कभी, कि जब लोग संगीत में कुछ अच्छा करने लग जाएं या नृत्य में अच्छा करने लग जाएं, तब उनको स्टेज में प्रेजेंटेशन करने की अनुमति होती थी। जी। और उस समय जब मैं पढ़ता था तब भी यही था। मैंने शिक्षक जो हैं हमारे, जो भी रहे हैं उस समय के, डीजे हम्म। जोशी, दुबे जी और सासवड़कर जी, सक्सेना जी, ये सभी लोग रहे हैं। ओके। सक्सेना जी के साथ मैं उनके उसमें पढ़ा भी है और उनके साथ में पढ़ाया भी। ओके। तो जब उनकी अनुमति होती थी, उसके बाद भी ही वन मैन शो या शो करने की हिम्मत परमिशन होती थी मिलती। और परमिशन मिलती थी। तो सबसे पहले वैसे मेरा शो, जो ग्रुप शो हुआ जिसमें राधा कृष्णन जी आए थे, जी। पिताजी के साथ हमारे सब काम थे, तो 1966 में मैंने ही उनकी अगवानी की थी, राधा कृष्णन जी की, और ओके। वहां से शुरुआत हुई थी। और फिर ये जो चित्र देख रहे हो, ये 76 का है। ओके। डॉक्टर करण सिंह जो वहां रहे हैं दिल्ली में, मतलब कैबिनेट मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री थे। जी। इनसे तो मेरी कई बार मुलाकातें हुई। मैं दिल्ली कॉलेज में और दूसरे कॉलेजेस में जब कभी इंदौर इंदौर फंक्शन में आते थे, वो आते थे। हमारी पापा से भी उनके अच्छे रिलेशन रहे हैं, बहुत पुराने। ओके। तो वो मेरी एग्जीबिशन का उद्घाटन करने के लिए दिल्ली से इंदौर आए थे, ओके। और दिल्ली कॉलेज में एक फंक्शन था, उसमें शामिल हुए थे बस दोनों। हाँ और हाँ। उन्हें कहा इस बात को कि मैं सिर्फ दो कार्यक्रमों के लिए आया हूं, नहीं। ये है, ये फोटोग्राफ जो देख रहे हो राधा कृष्णन जी का है। ओके। साथ में मैं उनको लेके आ रहा हूँ, ये 6 नवंबर 1966 का है। ओके। तब मैंने शुरुआत की थी शो में। मतलब पहले पहले मेरा शो जो सार्वजनिक रूप से हुआ, पिताजी के भी पेंटिंग थे, उनका खैर वन मैन शो ही था, उसका ओके। उद्घाटन राधा कृष्णन जी किया। और वही मैंने इनका स्केच बनाया था पहले, हाँ राधा हाँ। कृष्णन जी का। वो शायद इसमें और है, वो इमेज हाँ, इसमें है। हाँ, तो उसमें उसको थोड़ा सा मैंने उनके सामने बैठ के भी किया, और उसके बाद में उन्होंने उसमें हस्ताक्षर किए अपने। ओके। वो मेरे पास है आज भी। हाँ हाँ। सर। अच्छा, ये प्रदीप कुमार जी हैं, जो जी। अभिनेता रहे हैं, शाहजहां फिल्म के, और ये सब प्रदीप कुमार। हाँ हाँ तो हाँ। उनका ही मैंने एक स्केच बनाया था और उनको भेंट किया। फिर बाद में वो देख के बहुत प्रसन्न हुए। तो बड़े ओके। लोगों से और बड़े कलाकारों से और ऐसे लोगों से मेरी मिलने की बिल्कुल एक वो रहती थी कि लोगों से मिला जाए। शंकर दयाल जी शंकर शर्मा, दयाल शर्मा जी। जी। हाँ, ये भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे उस वक्त का है। पीछे उस वक्त गृह मंत्री चौहान जी थे, वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। ओके। और मैं मेरे स्केच बुक में मेरे उसमें ये हस्ताक्षर दे रहे हैं। एक ऑटोग्राफ बुक है मेरे पास, बहुत रेयर। हाँ उसमें हाँ। सभी लोगों के हस्ताक्षर, बड़ा शौक होता था ना उस वक्त कि बिल्कुल। जाके उनके ऑटोग्राफ लिए जाएं। और ये मैं जब दिल्ली कॉलेज में पढ़ाता था, वहाँ कला शिक्षक था, तब एडमिरल नंदा आए थे वहां पर। ओके। उन्होंने, तो उनका भी स्केच मैंने बनाया और फिर उनको दिखाया, और फिर उनको भेंट कर दिया। उनको बहुत पसंद आया। वाह। पीछे वहां के प्राचार्य हैं तब के। हाँ हाँ। ये मैं जब एमए कर रहा था पॉलिटिकल साइंस में, जी। क्रिश्चियन कॉलेज में वीके आर वी राव शिक्षा मंत्री आए थे। हम्म। तो उन्होंने मुझे बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड दिया था। वाह। ये 1969 की बात है। तो वाह। ये तो बहुत हम तो शायद पुरानी बात हम तो पैदा भी नहीं हुए थे सर तब। है। तो इस तरह से अच्छा, ये है वी वी गिरी साहब हैं, हम्म। और मेरे पापा हैं, मेरे ब्रदर हैं, और मैं पीछे दिखाई दे रहा हूँ इसमें। ओके। ये भी एक एग्जीबिशन हमने अरेंज की थी, तो उसको आके उन्होंने
इनॉग्रेट किया ये था। कहाँ हुआ था सर एग्जीबिशन ये? ये रेसिडेंसी कोठी में हुआ था। ओके। ये 1970 की बात है, जब मैं पॉलिटिकल साइंस में एमए कर चुका था। दीक्षांत समारोह था एक, उसमें आए थे। फिर जी उसके बाद हमारे प्रोग्राम में आए। और पीछे पेंटिंग दिखाई दे रहे हैं, सब लगे जी हुए हैं। जी। गांधी जी के 2 पोर्ट्रेट। हाँ, वो दिखाई दे रहे हैं। ये गवर्नर रेड्डी हैं, इंदौर हम्म। में थे, मतलब मध्य प्रदेश के। तो 68 में मेरा शो हुआ था, मेरा वन मैन शो, उसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। ओके, और वो देवलालीकर उनके में ही? भाव से, नहीं नहीं, ये सेंट्रल म्यूजियम जो नौलखा है, वहां पर हाँ हाँ। सेंट्रल म्यूजियम में पहले एक गैलरी बनाई गई थी। जी। तो वहाँ शुरुआत मतलब हुई थी गैलरी की, तभी मेरा शो था। उसके पहले एक और शो हुआ था, दूसरा शो मेरा हुआ था उस गैलरी में। और पहला शो हुआ था वो एक हमारे बहुत अच्छे परिचित नरेंद्र कुमार सिंह कासली वाला, हमारे सेठ, हम्म। मतलब इंद्र भवन के सामने थे, वो रहते थे। उनका शो था, उसको प्रिंस रिचर्ड ने, जो यशवंत राव होलकर के सन थे, उन्होंने उद्घाटन किया था। और दूसरा फिर मेरे शो का उद्घाटन वहीं हुआ था। और वो देख के बड़े आश्चर्य करे, तो बोले ये लड़का तो छोटा सा है, ये काम कितना अच्छा कर रहा ओके। है। इस तरह से मेरा हौसला होता रहा। और फिर पापा से अच्छी मित्रता थी, तो घर भी हमारे आ जाते थे, और बगैर बताए गवर्नर साहब घर आ जाते थे। वाह। तो और क्योंकि वो हम, और ये हैं, ये बहुत एक रेयर फोटोग्राफ है। जत्ती जी हैं, उपराष्ट्रपति, हम्म। कालिदास समारोह में इनसे उज्जैन में? भेंट हुई थी। हाँ, और उसमें चर्चा भी हुई थी उनसे। और ओके। पीछे शिवमंगल सिंह जी सुमन दिखाई दे रहे हैं, जी डार्क उसमें देखेंगे आप ध्यान से। और जी, ये। दूसरे दिखाई दे रहे हैं, ये वाकणकर जी। ओके। तो ये बहुत रेयर फोटोग्राफ है एक तरह से। उसमें भी मुझे अवार्ड मिला था। हाँ हाँ तो हाँ। अवार्ड उन्होंने दिया था, जत्ती जी ने। ओके। ये उज्जैन मेरी का लोगों फोटोग्राफ को, है ना? हाँ, उज्जैन का, ओके। कालिदास समारोह का है। जी। ये मिसेस गांधी हैं। ये इंदौर में एक कार्यक्रम में आई थी, उसमें भी मेरी मुलाकात उनसे हुई। हाँ हाँ। और उनको एक स्केच बनाया था मैंने, और थोड़ा सा फिर उन्हीं के सामने वो करके उनको भेंट किया था, और बहुत पसंद किया उन्होंने। और काफी देर बात की उन्होंने मुझसे। और उसके बाद जब प्रोग्राम खत्म हो गया, मैं घर आ गया, तो न मालूम कहाँ से मेरे को ढूंढते हुए लोग मेरे घर आ गए कि भाई वाह। आपसे और क्या क्या बात कर रही थी वो। ओके। क्योंकि प्रधानमंत्री और मैं एक साधारण सा बालक, उस वक्त तो छोटा ही था मैं। बिल्कुल। तो उस वक्त उनके साथ का है। हाँ हाँ। पर ये तो अद्भुत होता है ना, एक प्राइम मिनिस्टर वो आपसे पूछ रहे हैं आपके कला के विषय हाँ में। हाँ, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन लोगों से मैं सिर्फ इसलिए मिलता था कि भाई आर्ट के लिए और क्या चाहिए, कुछ होना चाहिए। बिल्कुल तब से मेरी ललक रही। बिल्कुल। और जब उसके लिए मेरे को कुछ काम मिला, तब मैंने उसको पूरा भी किया, जितना बिल्कुल। हो सका समय में, छोटे से समय में। हम्म। और लगा रहा करने में, और आज भी वही कर रहा हूँ कि भाई बहुत अच्छा काम करते हैं आप, हैं। और फिर आगे भी आपसे मिलना चाहेंगे। फिर ओके। उन्होंने ऑटोग्राफ भी दिए मुझे। वाह। और उसमें उसमें काफी समय लगता रहा, काफी देर तक उन्होंने पेंटिंग को देखा, फिर मेरे को देखा, फिर पेंटिंग को देखा। और मैंने काफी देर तक यही सिलसिला चलता रहा। हाँ हाँ। और बाद में तो फोन आया, तो मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि लोगों को मेरा फोन नंबर पता कैसे चल गया। ओके। आयोजन तो मेरा ठीक है, अलग अलग आयोजन हो ही रहा है मेरा, पर लोगों को कैसे पता चल गया। तो लोग घर तक आ गए, पत्रकार लोग और सारे सब। ये ये फोटोग्राफ है। मांडव में एक कैंप हुआ था, आर्टिस्ट कैंप, मतलब नेशनल कैंप हुआ था। ओके। उसमें बेंद्रे साहब आए थे, हम्म। पीएन चोयल आए थे, कुछ लोग यहाँ के भी थे। तो उसमें मैंने पेंटिंग जो बनाया था, उसको बेंद्रे साहब देख रहे हैं। ओके। और बेंद्रे साहब बहुत खुश हुए मेरे से। बेंद्रे साहब से तो खैर काफी मुलाकातें मेरी और भी बाद में होती रही। हाँ और हाँ। ये शायद एक ऐतिहासिक वो था आयोजन, जहाँ की बेंद्रे साहब और हम सब ने साथ में खड़े होके काम किया। बेंद्रे साहब ने स्पॉट स्टडी की वहां पर, मतलब स्पॉट में खड़े होके एक पेंटिंग बनाया। ओके। 3 पेंटिंग बनाई थे उन्होंने। और हम्म। फिर उसका ऑक्शन हुआ था इंदौर में, लाल बाग में। तो ओके। उस समय हमारे सब पेंटिंग वगैरह खरीद लिए थे लोगों ने।
हाँ हाँ। और इनका बेंद्रे जी का पेंटिंग इसलिए नहीं खरीदा कि लोगों को, बहुत बड़े बड़े लोग हालांकि आए थे, इसलिए नहीं खरीदा कि वो उनको महंगा लग रहा था। हाँ हाँ। और उस समय उनकी पेंटिंग कीमत 16,000 रखी गई थी सिर्फ। ओके। तो इसलिए एक बहुत संपन्न घराना था, उसने कहा कि ये इतने में तो एक कमरा बन जाता है। हम्म। और बाद में फिर जब उनकी कीमत बहुत ज्यादा हो गई, तो फिर लोगों को पछतावा हुआ। पछतावा हुआ। हाँ, बाकी तो सबके पेंटिंग, पीएन चोयल भी हमारे यहीं के स्टूडेंट हैं। ओके। मैंने एक सिलसिला शुरू किया था आर्ट कॉस्मोस हाँ। संस्था बना के। ओके। और उसमें मैंने शुरुआत की थी लोगों का सम्मान करने से, जो इंदौर फाइन आर्ट के और बाहर के दूसरे भी हैं हाँ वो हाँ। कलाकार। ये इसमें ये बीजी भोसले जी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ओके। उनका सम्मान। ये यहाँ के ये फर्स्ट ईयर सामने जो सेकेंड है, ईयर के, हाँ, वृद्ध हैं काफी। जो, तो इन्होंने भी मुझे सिखाया था। ओके। और दूसरे जो हैं नरेश मेहता जी हैं, जो बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। हम्म। पीछे पीछे मिर्जा जी भी दिखाई दे रहे हैं, विद्यार्थी हैं। जी। तो मैं अलग अलग क्षेत्र के लोगों को बुलाता था कि पेंटिंग का आयोजन है तो उसमें कभी साहित्यकार को जोड़ता, कभी किसी उद्योगपति को जोड़ता, कभी किसी पत्रकार को जोड़ता। इस तरह से अलग अलग सब विधाओं के लोगों को बुला के उनका भी सम्मान करना और साथ में कलाकारों का सम्मान करना। तो बिल्कुल। ये पहला आयोजन था जो इतना सफल हुआ कि लोगों ने सब लोग और बहुत से जुड़े इससे। और हम्म। पूरी सड़क उस समय जाम हो गई थी बाहर की जो है, मतलब निकलने के लिए रास्ता तक नहीं रहा था, इतने लोग इनसे सीखे हुए विद्यार्थी आए थे। ओके। पीजी और वो भोसले दौर नाम था था। ना, वो कुछ कुछ ऐसा हाँ प्रोग्राम होता था तो लोग आ भी जाते थे। अभी के दौर हाँ। में तो बोलना पड़ता है। अभी तो कलाकार आ जाएं वही बहुत। वही। अब ठीक है, ये सब कुछ कह नहीं सकते इनके लिए, ठीक समय ठीक की है। बात है वो। ये रामनिवास मिर्धा जी हैं, जी। जो ललित कला और मतलब संस्कृति मंत्री थे वहां पर दिल्ली में, जी। नेशन। तो वो आए थे मेरे शो में। ये आर्ट प्लाजा में मेरा शो था बम्बई में, जहांगीर के बाहर एक उन्होंने वो पैसेज बना के रखा था। जी। तो वहाँ वहाँ शुरुआत में मैंने एक एग्जीबिशन लगाई थी, तो पेंटिंग देख रहे हैं। हाँ हाँ। पीछे एक राउत साहब वहाँ के आर्टिस्ट, वो भी हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो ओके। ये लैंडस्केप की एक सीरीज थी, मैंने जो भी काम किए सीरीज में किए। और जी। एक एक सीरीज में सैकड़ों काम किए मैंने। ओके। और जैसे कल देखा ही होगा अगर हाँ, आपने। आपने आपने बोला कल, आज सुबह ही वो 800 हाँ, 800 मेरे काम 800 हैं उस पेंटिंग अभी सीरीज। हो गए हैं। और अभी ये श्रृंखला जारी रहेगी। बिल्कुल। नहीं, वाकई इन सब चीजों से तो एनर्जी मिलती है सर, कि आप लोग इस एज के बाद भी इतना काम करते हैं। आज के समय में तो ऐसा हो गया है और कि कुछ और बड़ा काम किए। ये आर्ट कॉस्मॉस का जब शुभारंभ किया था हमने, उस वक्त का चित्र है। ओके। तो इसमें इसमें गुब्बारों के साथ एक देवलालीकर जी का ड्राइंग बना के और उसमें बांध दिया था। और वो उड़ता हुआ, उसको छोड़ा तो उड़ता हुआ कहीं गया, और फिर कभी पकड़ के लाया था उसको कि ओके। ये देखो, फिर एग्जीबिशन में आया। हाँ हाँ। तो जो भी एग्जीबिशन या कार्यक्रम किए उसमें एक नयापन लाने की भी कोशिश की मैंने। बिल्कुल। अ, और जब हमने सबसे पहले हम वहाँ गए, अहिल्या देवी जी के राजवाड़ा के मूर्ति पे उनको माल्यार्पण कराया। हम्म। और सभी लोग आर्टिस्ट, इंदौर के लगभग सभी आर्टिस्ट आए उसमें। और रास्ते भर में पूरे पूरे रास्ते में पन्नियां उड़ाई हमने, पन्नियों की गड्डी इकट्ठी कर ली थी। हम्म। और वो पूरे उड़ाते हुए रास्ते में आए, और वो इतनी ऊंची आसमान में जाती थी कि लोग देख रहे थे। लोगों के लिए एक कतूहल कौतूहल हो गया था कि ये कौन सा क्या है? फंक्शन हो रहा है। हाँ हाँ। सर, ये फोटो में आपके पीछे खटोले सर हैं क्या? मेरे पीछे ये घाटोले जी दिखाई दे रहे हैं। ओके। घाटोले जो यहाँ के शिक्षक थे, वो भी हमारे, मेरे सालक काफी जूनियर थे। और बीच में रैना जी हैं। हाँ हाँ। और भी कुछ लोग हैं वहाँ के, बाकी तो सब पीछे नीचे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं लोग। ओके। तो वहां से हमने इसको गुब्बारे को उड़ाया था। हम्म। ये महारानी होलकर हैं, शर्मिष्ठा जी। धर्मिष्ठा देवी जी। जी। उनको भी एक आयोजन में मैंने बुलाया था, इधर मैं हूँ। और आदिवासी लोग आए, उसमें नृत्य किया, और फंक्शन का मैंने शुभारंभ एक अलग तरीके से ओके। पीछे वो शुभा जी है ना? शुभा जी भी हैं। हाँ हाँ, हाँ। दिखाई दे रही है, ये भी हैं।
ओके। और भी बहुत से कलाकार जो जिन्होंने फंक्शन में किया था, मतलब फंक्शन में जिन्होंने डांस ये वो सब भील और वगैरह ये सब एक दिखाई। अच्छी पहल है जो आपने शुरू किया ना, कि हाँ कलाकारों को दूसरे विधा के लोगों से जोड़ना, ये जी। बहुत जरूरी है आज के समय में और या पहले भी। मैंने जैसे भोपाल में एक आयोजन हुआ था जी। जिसमें डीजे जोशी के जी का सम्मान हुआ था। और जो उसके बाद फिर एक कैंप हुआ था, वो भी नेशनल कैंप हुआ था, मैंने राष्ट्रीय स्तर का। हम्म। उसमें काफी मैंने बड़े बड़े कलाकार बाहर से आए थे, शांति देवी जी भी आए थे, तो मुझे तो बड़ा अच्छे अवसर मिले। और वो शायद सबसे पहला कैंप था मध्य प्रदेश का। ओके। उसके पहले कभी कोई कैंप नहीं हुआ था। और उसके बाद फिर इंदौर में एक कैंप हुआ जिसमें बेंद्रे जी आए। तो बड़े हाँ। बड़े कैंप हैं। और उसके पहले एक कैंप भीमबेटका में हुआ था, वाकनकर जी ने किया था, जो बहुत मानी हुई हस्ती हैं वो तो, खैर पुरातत्व बिल्कुल। विभाग की। तो सभी से मैंने ऐसे लोगों से मिलने का अवसर मिला है, उनके साथ रहने का, काम करने का मुझे अवसर मिला। हम्म। तो थोड़ा सा ये तो लगता ही है, आत्मबल भी मिलता है। बिल्कुल। ये एक महिलाओं का ही एक आयोजन हुआ था हमारे कॉलेज में। हम्म। सब महिलाओं के पेंटिंग का, और उसका उद्घाटन कर रही हैं सुमित्रा जी महाजन जी। उसी अवसर का ये फोटो है। ओके। तो करता रहा, मैं काफी कुछ काम करता रहा। ये उस समय का फोटो है जब भोपाल में मध्य प्रदेश कला परिषद में पहला शिविर हुआ था। इसमें शांति जवेद जी आए थे, हम्म। अगाशी भी थे, नरीन नाथ थे, दिल्ली से सब सब लोग इकट्ठे हुए। तो उस समय का मेरा पेंटिंग है, करते हुए का है। और पीछे भी काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। ये तो मैं स्केच वेच करता ही रहा हूँ सबके। हम्म। मैं मतलब ये कि मैंने फुर्सत नहीं बैठा कभी भी। समय है और काम ये करने। और फिर 65 कोई का आए। वर्क है सर, ये 1965 का। हाँ बताया ना, मतलब बिल्कुल। काम करता ही रहा और ये एक मॉडल था कॉलेज में। ओके। मतलब इसको डीजे जोशी ने भी बनाया, मैंने भी बनाया, और दूसरे लोगों ने भी बनाया। सब लोग इससे ही, मतलब परमानेंट मॉडल था ये। ओके। 1968 8 का था। की बात है एक। हाँ, और ये रविन्द्रनाथ जी का है। हम्म। यानी मुझे जो भी व्यक्ति प्रभावित करता है उसका कुछ ना कुछ मैं बनाता रहता हूँ स्केच। और इसको वाह। एक अलग ही अंदाज में मैंने बनाया, मतलब बिल्कुल बारीकी से, डिटेल से हाँ, उनके उसके साथ। फोरहेड पे वो लाइंस ऐसा अलग सा ही हाँ, फीलिंग आ रहा है वो। तो बस ये शौक है मेरा, पेंटिंग व्यवसाय नहीं बनाया मैंने इसे भी कभी भी। हम्म। तो वो एक अलग बात थी कि कॉलेज में काम करने हाँ, ये वो चित्र है जिसमें राधा कृष्ण जी के सिग्नेचर है। ओके। उन्होंने दस्तखत किए थे। हम्म। और ये मेरे पास अभी भी रखा है। 66 का है ना? हाँ 66, 6 नवंबर 66 तारीख याद है। ये वाह। शोमन जी थे, नौसेना अध्यक्ष। हम्म। तो उनका भी ये मैंने बना दिया था एक। मैंने बनाता रहा, कुछ ना कुछ करता रहा। और अभी मेरे पास करीब करीब कई सौ पोर्ट्रेट हैं, कई सैकड़े में लैंडस्केप हैं, दूसरी चीजें। ये तो स्टडी है एक। ओके। कहीं म्यूजियम वगैरह गए तो वहां बैठ गए, वहां काम किया। हम्म। तो वो एक बतौर स्टडी। तो सर, आपके काफी काम अब संख्या म्यूजियम्स में लगने चाहिए, क्योंकि आपके पास कलेक्शन बहुत में। है। मैं ऐसा प्रयत्न तो नहीं करता। अगर किसी को आया कुछ, तो तुमने कोई सुझाव दिया, कुछ हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं। सबको ये एक ये एक छोटी सीरीज है। हाँ हाँ। इस स्टिल हाँ, लाइफ वाली। ये तो एक गुलदस्ता बनाया था मैंने। जी। और साइज का मेरे लिए कोई खास बंधन नहीं, छोटे भी हैं, मध्यम आकार के भी हैं, बड़े भी हैं, सब करता हूँ। ये वाटर कलर में है। ओके। वाटर कलर एक्रिलिक मिक्स है। हम्म। और और आप सीरीज हमेशा के लोग। ऊपर कुछ बोल रहे थे, इस सीरीज पे? हाँ, ये मैंने एक एग्जीबिशन की थी भोपाल में, जो मध्य प्रदेश कला परिषद है वहाँ। और इसमें 69 पेंटिंग ओके। लगाए थे मैंने इस तरह की। जी। और इसमें एक इसी सीरीज का एक पेंटिंग हैदराबाद में भी मुझे अवार्ड मिला।
फिर इससे थोड़ा प्रोत्साहन ज्यादा मिला मुझे, तो काफी इस तरह के काम किए। इसका उद्घाटन अ, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने किया था उस हम्म समय। ये भी थे अपने कला परिषद के सचिव, जो हैं, क्या नाम है इनका, वाजपेयी जी हम्म थे साथ में। सबने देखा और बहुत सराहा, उन्होंने बहुत से पेंटिंग खरीदे भी वहाँ। ये फिर उससे कुछ बाद के समय की सीरीज है, लैंडस्केप। ओके। लैंडस्केप भी खूब किए मैंने। और मुझे किसी माध्यम से परहेज नहीं रहा। हर माध्यम में, हर स्टाइल में, सभी उसमें काम किया मैंने। ऑयल में भी किया, स्कल्पचर भी बनाए, पत्थर भी काटे मैंने। ओके। हाँ, मतलब उसमें कमी नहीं रखी। और ये आजकल एक डिजिटल शैली का है जी। चित्र, उसमें बनाया था मैंने। और मैं, जो आयोजन होते हैं, जैसे कोई धार्मिक आयोजन, ये छठ पूजा पे मैंने बनाया था। ओके। तो इसको थोड़ा अलग स्टाइल में किया। और डिजिटल में मैंने हर तरह से जो जो भी काम होते हैं, जो जो उसमें तकनीकें होती हैं दूसरे, सब में उसमें भी काम किया, और भरपूर काम अभी भी करता रहता हूँ। तो सर एक एक क्वेश्चन ये है कि जैसे सब्जेक्ट को आप कैसे चुनते हैं, जो भारतीय सब परंपरा उसको लेके या फिर जो आसपास के जो एनवायरनमेंट को आप भारतीय देखते हैं? हैं, धार्मिक हैं, या कोई विशेष अवसर पर हैं। और इनसे क्या है, लोग त्योहार तो मना लेते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम होता है कि त्योहार किस लिए मनाया जा रहा बिल्कुल। है। त्योहार सब मना लेते हैं, कभी लोग लोहड़ी मना लेंगे या और कहीं का और आयोजन मना लेंगे, लेकिन बता कुछ नहीं है उनके, उसके बारे में होता है। तो उसके बारे में मैं लिखता भी हूँ। ओके। कुछ कुछ पोएट्री भी, कुछ गद्य पद्य, सभी तरह की चीजें लिखता हूँ और रखता रहता हूँ। कभी कभी इसमें साझा भी किया है, शायद देखा हो अगर आपने। हम्म। अब जैसे गणेश जी का उत्सव आता है, तो गणेश जी के उत्सव में मैंने हर दिन के 10 दिन के पूरे वो सारे अलग अलग पेंटिंग बनाए, अलग अलग थीम पे, और अलग अलग सब्जेक्ट लेके कुछ मैंने शब्द भी गढ़े। जैसे इसमें जी। एक है, स्वस्तिक होम। स्वस्तिक तो है, लेकिन स्वस्तिक के साथ ओम, और उसमें गणेश। हम्म। तो इनको जोड़ता रहता हूँ, थोड़ा थोड़ा ब्रेन एक्सरसाइज होती रहती है। ओके। तो वाह। ये है महेश्वर, मतलब ओंकारेश्वर के पास एक गांव है महेश्वर। जी। वहां का खंडहर है। अ, इसमें मैं डीजे जोशी के साथ गया था वहाँ महेश्वर। डीजे जोशी में एक बड़ी अच्छी बात थी कि काम करने में, जैसे उन्हीं से मैंने सीखा कि निरंतर जो काम कर रहा हूँ, आदत लगी हुई है काम करने की, वो नहीं थी। एक जी। बार का अवसर है, उनसे मेरी बात हुई। बात करने के बाद उन्होंने कहा, कल मैं महेश्वर जा रहा हूँ। पेंटिंग वेंटिंग तो खैर करते ही थे, तो समझ ही लेना चाहिए कि पेंटिंग करने ही जा रहे हैं, दूसरा कोई काम ही नहीं। बिल्कुल। तो बोले कल सवेरे जाना। मैंने कहा मैं भी चलूँ। तो बोले ठीक है, सवेरे आ जाना स्टेशन पे और चलेंगे। ओके। अब ठीक है, वो तो अपने उसमें प्रॉम्प्ट, और मैं थोड़ा ढीला ढाला। तो वो निकल गए। मैंने देखा स्टेशन, मैंने, मेरे को ये तो पक्का था कि वो जाएंगे ही। हम्म। तो मैंने कहा कि फिर मैंने बस पकड़ी, और बस पकड़ के मैं गया हूँ। ओके। और जाके पूरा घाट और ये सब देखा, इधर उधर देखा, पूछूं किससे। उनका तो हालांकि घर था, तो एक वहीं गांव के अंदर गया, वहां भी पूछा, उन्होंने जो बताई थी जगह। तो वहां तो कुछ नहीं बोले, नहीं वो तो नहीं आए। अब मैं बड़ा निराश। मैंने कहा चलो यहाँ तक आया हूँ, तो फिर एक बार नाव से इधर उधर घूम घूम ले। लूं। हाँ। तो नाव से घूमने गया, जब आधी दूर नाव पहुंच गई नर्मदा में, तब हाँ। देखा कि एक जगह पे जोशी जी बैठे बैठे पेंटिंग कर रहे हैं। ओके। वो एक बोर्ड आता था, उसमें कस के हाँ हाँ। कर रहे हैं। तो अब नाव वाले को पैसे दे दिए, और वो आधे बीच में कैसे छोड़ के आता। फिर उधर दूसरी नाव पकड़ के फिर इधर आया, उनसे मिला, और ओके। मैंने कान पकड़ के माफी मांगी कि मेरे से गलती हो गई जो मैं लेट पहुंचा। बोले कोई बात नहीं। और वो एक, उनके लिए तो कुछ बात ही नहीं थी। बोले नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने कहा कि वो कर रहे थे, तो मैं भी उनके पास बैठ के पेंटिंग करने लगा। पर उससे एक चीज समझ में आता है ना, आपकी लगन, जो जाने की इच्छा, वो हाँ? बहुत जब तक प्रबल नहीं हो तो आप फिर बोले यार वो चले गए तो जाने दो, ठीक है हम कभी चले हाँ, जाएंगे। तो चाहता तो मैं भी वापस आ जाता, लेकिन नहीं, मैंने कहा कि अब वो, क्योंकि उन्होंने कहा था नहीं मैं जाऊंगा ही, और मेरा वहां घर है। हाँ हाँ। तो बहुत। मैं भी गया, फिर वहां रहा, फिर काफी काम वाम किए। फिर उसके बाद
उनकी स्टाइल थी जोशी जी की कि वो पेंटिंग तो करते ही थे बैठ के स्पॉट पे, जी। फिर वहां स्केचेस बना के लाते थे, और उसको फिर लाने के बाद हाँ हाँ। फिर अपने घर में या कॉलेज में बैठ के फिर उसको काम करते, पेंटिंग करते। ओके। ये होली पे बनाया था मैंने। अच्छा, हाँ मुझ में क्या है कि क्योंकि उस समय से मैं काम देख रहा हूँ, और बारोक काम भी देखे, रोको का काम भी देखे, मास्टर्स के देखे, रेम्ब्रां के देखे, इनके सबके काम देखे मैंने। तो मेरे में कुछ ऐसा भरा हुआ कि वो तो निकल ही आता कहीं ना कहीं से, बिल्कुल। जो भी काम करता हूँ। तो ये उसी तरह का एक अलग काम है। वो प्रभाव पड़ता है ना सर। हाँ, हालांकि अभी आजकल जो कर रहा हूँ उसमें मॉडर्न भी हैं मेरे, एब्स्ट्रैक्ट भी हैं, दूसरे भी हाँ। हैं, पर जैसे लेकिन वो चीज एक भी मेरे एक अंदर एक है। एक दौर होता है ना, जैसे एक हाँ, स्टूडेंट्स की जो जैसे रहता है कि स्टूडेंट समय में कोई किसी से काम से हम प्रभावित होते हैं, कई लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, पर वो हाँ, प्रभाव तो हाँ, पड़ता है। रहता है। बिल्कुल। ये जो पेंटिंग देख रहे हैं ये ऑयल में है मेरा, ओके। ऑयल में लैंडस्केप। हम्म। अच्छा, कोई भी चीज देखता हूँ मैं, कहीं जाता आता हूँ तो वो मेरे अंदर घुस जाता है, अंदर बिल्कुल समाया रहता है। बिल्कुल। कोई घटना भी घटती है तो मेरे अंदर समाई रहती है। एक पेंटिंग शायद इसमें देखा होगा, हम्म। मैंने, क्या मालूम है या नहीं, डिजिटल में बनाया था बाद में। ओके। जैसे पिकासो ने काम किए हैं, गेर्निका बनाया था उन्होंने, इसी तरह से अभी जो यूक्रेन का और रशिया का ये युद्ध वार। हुआ, तो उस पे मैंने बना डाला बैठे बैठे। और उसके ओके। साथ में लिखा भी उसके बारे में, हम्म। कि इस तरह से विध्वंस हो रहा है, काफी अ, उसमें वर्णन किया। तो ये सब चीजें, घटनाएं नहीं करो तो मतलब कि आपके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है अंदर। बिल्कुल। आप मृत मृत चीज पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जीवित है तो प्रभाव पड़े। बिल्कुल। फिर ये बुद्ध पे एक पेंटिंग, ऐसा लगा मुझे कि बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है, तो उस पे एक ये पेंटिंग बनाई, ये भी उस पे है। एक्रिलिक पे काम किया था मैंने, ओके। बुद्ध बैठे हैं, हाँ हाँ। उस समय का है। तो ये पर चीजों आपने का बड़ा प्रभाव अच्छे से पड़ता इसको डॉक्यूमेंट कर रखा है, आर्ट वर्क की संख्या, फिर वो टाइटल। है। इसके लिए तो मेरी ये पुत्री है, वो भी बहुत धन्यवाद की पात्र है। कि उसने संजो रखा है सारी चीजें। बच्चे मेरे हैं, वो भी बहुत मेरे को हर तरह से हेल्प करते हैं। कि मैं अगर कहता हूँ कि मैं विदेश से फलानी चीज लानी है, तो वो पूरा का पूरा बंडल उठा के ले आते हैं। मैं अगर एक ब्रश मंगाता हूँ तो वो दर्जनों ले आते हैं। मैं अगर पेपर का मेहनत है एक सर। एक पेपर का वो मंगाया कुछ, तो वो कई बंडल उठा के ले आए। तो मैं मेरे काम करना तो मेरी मजबूरी हो जाती कि अभी अभी लाए हैं तो काम करो। नहीं सर, ये तो ये है, आप उनके लिए इतना किए तो वो तो इतना कर ही सकते हैं। अभी हम कुछ नहीं किए भाई, वो इतना अभी अभी मैं जो दिखाई दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, सब उन लोगों की वजह से। बिल्कुल। नहीं तो इतना भयंकर बीमार हो गया था मैं। नहीं सर, आप ये 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 भी भगवान डिजिटल राम है। का है, रामनवमी पे मैंने बनाया था। ओके। हाथ में धनुष है, और वो क्योंकि राम तो वैसे ही मर्यादा पुरुष, सीधे सीधे खड़े हुए हो। और हम्म। पर हर त्योहार इसके पे। ये कलर्स एक्रेलिक है? नहीं, अच्छा, नहीं, डिजिटल ये वर्क। तो ये डिजिटल है। ओके। और डिजिटल में मैंने हर टेक्निक को अडॉप्ट किया। बाहर गया था जब मैं, हाँ तो हाँ। वहां से काफी कुछ सीख के भी आया। और जब मैंने सीखा हम्म। वहां से, और उसके आधार पे कुछ अपना जोड़ के वहां बना के लोगों को दिखाया, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ हाँ। बोले ये तो हम इसमें सोचते ही नहीं कि इसकी हमको कल्पना भी नहीं कि इस तरह के काम भी हो सकते हैं। बिल्कुल। हालांकि और मेरे को तो ये कुछ देख के वहां बिल्कुल बिल्कुल लग ही नहीं रहा ये डिजिटल वर्क है। वहां मेरे को जॉब देने को भी तैयार हो गए। मैंने कहा नहीं भैया, मैं तो घूमने फिरने आया हूँ, बच्चे यहाँ रहते हैं, तो आ गए। ओके। और वहां भी जहां जाता तो एक स्केच बुक मेरे पास होती, हाँ हाँ। और कुछ ना कुछ करता ही रहता था। वो उनकी भी सीरीज फिर बाद में डालूंगा। ये सही राधा बात। कृष्ण का है। एक इमेज उनकी मेरे ध्यान में आई कि वो, जैसे कल का फंक्शन गया तो वो होली, जो रंग पंचमी है, वो उन्हीं रंग के उससे पंचमी। शुरू हुई। तो आप आईपैड पे करते हैं ये? हाँ, आईपैड पे ही ज्यादातर करता हूँ। ओके। मोबाइल पे भी हो जाते हैं सभी चीजें। और ये है, ये जो पेंटिंग देख रहे हैं परशुराम का है। जी। परशुराम गुस्सा हो रहे हैं लक्ष्मण पे,
हाँ हाँ जब धनुष यज्ञ हुआ था उन्होंने तोड़ दिया। तो जो भी तीज त्योहार आते हैं उन पे मैं क्योंकि असर तो पड़ेगा ही नहीं, मैं धार्मिक आदमी हूँ, बचपन से ही धार्मिक रहा और सब पूरा परिवार धार्मिक। तो, बिल्कुल और इससे मैं दुनिया वालों को भी संदेश देता हूँ। बिल्कुल। इससे लोग अगर ये सोचें खाली भगवान के पेंटिंग बना दिया ये कर दिया, तो ऐसा नहीं है। ये इसलिए कि उनके तो हम देखते ही हैं, उन्होंने जीसस पे बनाए और भी जो पेंटिंग बनाए सब उन्होंने जब अपने उसको नहीं छोड़ा तो मैं कैसे छोड़ दूं। सही बात है। हाँ? दूसरी अब एक बात है सर, ये इस तरह के सब्जेक्ट पे काम करना लगभग आज के समय में बहुत रेयर हो गया है। नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल से। वही। और इसको जब मैंने बना लिया तो मुझे मुझे ऐसा लगा कि किरकिरे जी की याद आई कि उनके जैसा वो भी कुछ इस तरह से करते थे। हम्म। किरकिरे भी प्रिंसिपल रहे हैं यहाँ फाइन आर्ट कॉलेज के, बहुत अच्छा काम करते थे। जी। पोर्ट्रेट तो खैर बहुत उनका खास था, लेकिन कंपोजिशन भी करते थे। ओके। ये ये वाला डिजिटल है, ये दूसरा देख रहे हैं आप, हाँ हाँ। ये भी डिजिटल है। जो इंडियन पेंटिंग और इंडियन सब चीजें ये कला की जो जोड़ी जाती हैं लाइंस के आधार पे है। हम्म। बाहर वाला मासेस पे है, शेड लाइट पे है। बिल्कुल। तो लाइनों को भी पकड़ के चला मैं, ये एक एक्रेलिक है, हम्म। एक्रेलिक का काम है, गांव का है शाम के समय। ओके। ये एक बड़ा अच्छा चरित्र है हमारे भारतीय साहित्य में, नारद मुनि का। नारद मुनि, हाँ जी। नारद मुनि बिना लेके कहीं भी पहुंच जाएंगे। पर एक चीज बताऊं सर, ये आपके ये वाले काम देख के है ना, ऐसा लग नहीं, ऐसा बिल्कुल फील नहीं आता कि डिजिटल है। ऐसा लगता है कि जो पेंटिंग में उधर देख रहा हूँ वही चीज। आप अगर नीचे लिखते नहीं कि डिजिटल वर्क तो इसका समझ में नहीं आता। इसका एक कारण ये है कि जी। मैंने बचपन से इतना काम किया है जिसकी कोई सीमा नहीं। मुझे खुद को अंदाज अब होता है कि मैंने ये भी किया था, इस तरह से भी किया। हाँ हाँ। जब मैं कहीं बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने इतना काम किया है और वो चीज आ रही है। और बिल्कुल पेंटिंग बनाना खाली ये नहीं कि कोई भी औजार ले लो या कुछ भी लेके और उसको पोतापाती करके छोड़ दो। हाथ की उंगलियों की ग्रिपिंग होती है, जो कलाई होती है, इतने मूवमेंट होने चाहिए उसके, बिल्कुल। अगर कोई काम करना चाहते हैं। और शिक्षक का दायित्व तो ये है कि सब विषय पढ़ने आते हैं विद्यार्थी, और आजकल कॉलेज में इनमें शिक्षकों की कितनी कमी है, तो एक ही शिक्षक सभी विषय करीब करीब पढ़ाता है। वाकई। और दूसरा तो एक चीज। अगर मेरे में ये गुण नहीं है कि मैं दूसरे विषय पढ़ा सकता हूँ, तो फिर तो हुटिंग होती है। बिल्कुल। तो और इसलिए दूसरा मैंने एक सभी चीजों का कलर खूब अच्छी प्लेट के तरह से बारे में मैं जानना चाहूंगा कि जैसे हाँ कलर प्लेट में आपका एक वो टोन होता है, पेस्टल टोन या सॉफ्ट टोन होता हाँ है। हाँ अ, वो कहीं मैंने ऐसा नहीं देखा कि एकदम चटक सा रंग आंखों में आके चुभ रहा है। हाँ हाँ वो चाहे वाटर कलर हो या ऑयल शेड हो या डिजिटल वर्क, सब हाँ। में एक वो रहता तो है। इन सब चीजों के लिए एक लंबी तपस्या चाहिए होती है, तब कहीं ये सब चीजें आ पाती है। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं कि कोई ये तो अभी एक आयोजन हुआ था, ये गौरव उत्सव यहाँ होता है ना, जी जी। पिछले वर्ष। तो उसमें सबको एक एक पेंटिंग बनाना था, एक एक स्पेस दे दिया गया था। हम्म। तो फिर बाद में सबको बुलाया गया जो नहीं आए थे कि भाई आके काम करो। तो मैं भी गया और बोले तो कोई तैयारी से तो गया नहीं था, ना रंग ना सामान कुछ नहीं लिया था मैंने। तो किसी हम्म। और का एक ब्रश उठाया, ब्रश उठा के और ऐसे मुश्किल से शायद ये 45 या 50 सेकंड में ये बन गया होगा। ओके। और सर इसमें जैसे एक वो नापा हुआ दिख रहा है, जो एक बीच में क्रॉस की लाइन है, तो हाँ, उसका एक ये जैसे। उन्होंने अच्छा। कुछ लाइनें लगा दी थी कि इतने स्पेस पे आपको काम करना है। ओके। तो वो छोटा स्पेस, जो दो स्पेस मैंने ले लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि कुछ चौरस में काम किया जाए। हाँ हाँ। वर्टिकल खाली होता तो उसमें शायद अच्छा ना लगता, तो मैंने चौरस में ले लिया। वाकई। तो ये वो लाइन उनकी अच्छा, दिखाई वो दे रही उनकी है। लगाई हुई लाइनें हैं। हाँ, उनकी लाइनें हैं। तो थोड़ा अतिक्रमण किया मैंने। तो नहीं, वो कई बार होता है ना कि एक जैसे आप एज ए टीचर बहुत सारे लोगों को कंपोजिशन के बारे में बहुत सारी चीजें बताते होंगे, तो मुझे लगा शायद हाँ। उस चीज का अच्छा, कुछ। मैं काम भी बहुत फास्ट करता हूँ, बिल्कुल स्लो नहीं है। हाँ हाँ। मैं मतलब कैनवस के सामने में बहुत देर नहीं खड़ा रहता, तुरंत बना किया और काम हो गया। ये अभी पहले देख रहे थे ना, वो था एक
वो भी एक्रिलिक में था इसके पहले। हाँ, ये ओके, एक्रिलिक में है। ये कितना तो ट्रांसपेरेंट है सर ये? नहीं, एक्रिलिक में ट्रांसपेरेंट इफेक्ट लाके मैंने काम किया। ओके, वही मैं बोल रहा हूँ थोड़ा कि वो आप जब एक एक दूसरे मीडियम में आप खेलते हैं तो आपको इसमें पारंगत इतना होना पड़ता है कि आप एक्रेलिक को ट्रांसपेरेंसी में वो खेल पाए, वो तो हाँ, प्रैक्टिस से ही और होता है। और ऑयल के भी ट्रांसपेरेंसी में लाके काम किया। वाह। क्योंकि ऑयल तो ओपेक है। ओपेक को भी मैंने जितने भी रंग हैं उनको रंग से तो खेलते ही रहता हूँ मैं। लोग बोलते हैं बिल्कुल। तुम इस तरह से कैसे करते हो, तो उनको यही कहता हूँ, भैया मेरे जिस तरह से हनुमान जी के रोम रोम में राम समाये हुए हैं, उसी तरह से मेरे रोम रोम में रंग समाये हुए रंग समाये है, वाकई। हैं। मैंने मेरी नसों में भी रंग हैं, मेरे रोम रोम में रंग हैं, तभी तो वो निकल रहे बिल्कुल बिल्कुल। हैं। ये शायद ओपेक में है कि ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, हाँ, ओपेक मिक्स मीडिया है शायद। रिसेंट वर्क है, 2020 का है, हाँ, ये लॉकडाउन के समय जो का है। हाँ, लॉकडाउन में तो खैर कुछ भरमार ज्यादा ही हो गई थी काम करने की। हाँ, क्योंकि बाहर तो निकलोगे नहीं तो क्या करोगे। ये अभी बिल्कुल मैंने डिजिटल में बनाया, ये भी ऐसा लगता है जैसे कि वाटर कलर हो यार कुछ। बिल्कुल। लेकिन डिजिटल में वही इफेक्ट, ये नर्मदा पे है। हम्म। कुछ उसी टाइम का। अभी सर तो इसका कुछ उस एग्जीबिशन का प्लान वगैरह है? प्लान तो बहुत से हैं, लेकिन एक तो तबीयत ने बिगाड़ दिया बस हाँ। प्लान। और तैयारी वैसे रहती है, करेंगे अगर कहोगे तो, जहाँ कहोगे वहां कर देंगे। बिल्कुल हाँ, पेंटिंग तो है ही है, फ्रेम भी बिल्कुल। है कुछ। ये करवा चौथ पे है। जी। एक महिला है, वो जो छलनी जो होती है उसमें से लेके चांद को देख चांद रही है। देख रही है। ये भी ताज्जुब करोगे, लोग कहेंगे कि ये वाटर कलर या ऑयल या ऐसा हो, लेकिन ये डिजिटल है। ये वही मैं आपसे पूछने ही वाला था, बट मैंने नीचे फिर ध्यान दिया कि उसमें डिजिटल वर्क लिखा हुआ है। हाँ, ये भी डिजिटल है। मैं वही मतलब सोच रहा हूँ कि आप कितना आपका फ्री हैंड चलने लगा है आईपैड पे कि आप उसको एकदम ब्रश जैसे। चैलेंज को स्वीकार करो, और जो कठिन से कठिन काम है वो करो। बिल्कुल नहीं तो लोग हिम्मत हार देते हैं, दो चार लाइन मारी फिर चल दिए, बोले ठीक है चल छोड़ो। ये आदत तो, और ये इसलिए कि बचपन से काम किया। ये बिल्कुल। रथ यात्रा निकलती है एक, वहां पर साउथ में। हम्म। तो उस वक्त का इसको भी मैंने डिजिटल में बनाया। ओके। ये भी डिजिटल में है। ये ऐसा लगेगा कि जैसे पेंटिंग वेंटिंग किया है वैसे कलर से, लेकिन ये भी डिजिटल में है। हम्म। तो जैसे बुद्धा पे बनाया तो ये है एक्रिलिक में। ये कृष्ण जन्म का है, वासुदेव ओके। जी जब कृष्ण पैदा हुए उसको लेके जाते हैं तो नाग भी, और ये सब, ये बड़ा, इसको जूम करके देखेंगे तो बहुत आनंद आएगा। इसका वीडियो भी हमने डाला था एक बार। ओके, इसमें पता नहीं जूम का फैसिलिटी है कि नहीं है। और एक एक मैंने ये जो मेरे अच्छे पेंटिंग में से उसमें से एक ये है। ओके। और एक आज जो मैंने कल पेंटिंग डाला उसमें से एक कोई हैं सज्जन, उन्होंने कमेंट भी किया मुझे, हम्म। क्या है कि नटवर और ऐसा कुछ मुझे लिखा, कि नटवर कान्हा ऐसा कुछ क्या लिखा है। एक मिनट बताता हूँ मैं अभी। हाँ हाँ। तो वो हाँ, कि कल जो कृष्ण है वो अष्टमी, और मेरे पेंटिंग का शतक जो है आठवां, 8वां शतक। 8वां शतक। तो हाँ हाँ। तो उन्होंने इस तरह से लिखा, और मेरा वैसे मैंने किसी को नहीं बताया आज तक, तुम्हें बता देता हूँ। मेरे जो राशि का नाम है वो कुंज कुंज बिहारी। ओके। तो ये वाह। सारी चीजें उनको भी नहीं बताया, उन्होंने हालांकि कमेंट किया है। हाँ हाँ। तो ये भी एक सीरीज मैंने बनाई थी। ये ओके। ऑयल में है। तो जैसे रेमब्रांड वगैरह पेंटिंग बनाते हैं ना, जी जी। उस तरह का पेंटिंग है। हाँ, उन्होंने लिखा, जो मैं बता रहा हूँ, रंगीले नटवर कलाकार को 800 कलाकृतियों के अद्भुत सृजन की हार्दिक बधाई। वाह। तो नटवर, तुमको उनको तो नहीं बताया, तुमको बता दिया मैंने कि मैं कुंज बिहारी हूँ।
सर आप सबको पता तो चलेगा क्योंकि इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत सारे लोगों के पास ये चीजें जानने। कॉलेज भी मेरे को लोग ये बोलते थे, ये इसके आगे पीछे तो बहुत से लोग घूमते रहते हैं। हाँ तो हाँ। दूसरे दूसरे शिक्षकों को भी कभी कभी वो होती थी कि बोले बस उसके पास, तो लोग ये बोलते थे उसमें शहर लगी है क्या, तो जो तुम उसके पास बैठे रहते हो। सर ये अनुभव तो हमारा भी है। क्यों, तुमको भी याद है कुछ ऐसा? वहाँ कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। वो जब तो भाई, जब आप हॉल में बैठते थे वहां, तब की बात कर रहा हूँ। आप हाँ ऊपर जहाँ वो स्टेज बना हुआ था उसके बाजू में ही तो हम हाँ, वहीं बैठते थे। वो स्टेज का भी एक बड़ा अच्छा किस्सा है। जी जिस जगह मैं बैठा रहता था, बाद में तुम लोगों ने देखा, वो जी। एक साइड था। हाँ हाँ। और एक दूसरा साइड है जहां पे खड़े होकर मैंने एग्जाम का आखिरी पेपर दिया। ओके। तो अभी एक दिन गया था मैं, तो वहां देखा तो सब बिल्कुल टूटा फूटा खराब था। हो गई थी स्थिति। हाँ हाँ। तो और वो मुझे जगह मैंने तो नहीं मांगी थी, लेकिन जो हमारे वहां पे प्राचार्य भी थे, ये जैन साहब, जी। तो उन्होंने कहा कि तुम वहां बैठा करो। हम्म। तुम्हें तो वहां से क्या होगा, तुम पूरे हॉल को भी देख लोगे, 3 4 क्लासेस होती हैं उसको भी देख लोगे, दूसरी जगह की क्लासेस। तो वो ऐसी जगह की थी कि हॉल और कॉलेज, कौन कहाँ से आ रहा है, कब कॉलेज से आया, कब कॉलेज से गया, उसके साथ साथ प्राचार्य भी क्या कर रहे हैं वो भी मुझे दिखता रहता था। तो उनको मैंने बताया कि मेरे को तो ये आप भी दिखते रहते। बोले हाँ, तू चौकीदारी कर यहाँ की। मैंने कहा चौकीदारी तो सबसे बड़ा पद है। नहीं, पर सर वो कॉर्नर ही ऐसा था, नीचे से आने वाले लोग भी दिख रहे हैं, गली से कौन आ रहा है ऊपर। आने वाला भी, जाने वाला भी, वही। कौन क्या कर रहा है, सारी क्लासेस दिखती रहती थी वहां से। सही बात है। तो एक जगह ही ऐसी मुझे अपने आप ही मिल गई, मैंने मांगा थोड़ी। बिल्कुल। हाँ। तो मुझे बड़ौदा की याद आ गई, वहां फंक्शन होता है पतंग का। जी। तो उस पे बना डाला था मैंने, ये ओके। पतंग उड़ रही हैं तरह तरह की। हाँ हाँ। इंदौर में तो इतनी नहीं उड़ती हैं, लेकिन वहां के लिए तो उस पे बना दिया था। यहाँ तो त्योहारों का खूब ये है, चाहे होली हो दिवाली बहुत हो, बहुत। लोग एकदम जी भर के फेस्टिवल एंजॉय हाँ, करते नहीं, गुजरात वास्तव में बहुत अच्छा है वैसे। हैं। बिल्कुल। मीठा सर। भी है। है ना। ये पेंटिंग जो है ऑयल में है, ओके। कैनवस में। पर इसकी एक और बहुत, खूबसूरती अलग है ना, एक एक पैलेट जो हाँ, ऐसा लाइट का इफेक्ट, वो मतलब अलग ही तरह का दिख रहा है। रात में भी समुद्र की क्या स्थिति होगी। जी। और चांद अगर वहां नीचे आ गया है तो वो पूरे समुद्र को बिल्कुल चांदी नुमा बना देता है। बिल्कुल। तो उसको बनाने की कोशिश की मैंने। ये अभी स्वतंत्रता इस पे आयोजन पे बनाया था, हम्म। अ, जो ये 75वां। इसके साइजेस क्या होते हैं सर? इनके साइज डिफरेंट हैं। ये तो पेपर पे है, हम्म। और साइज भी मैंने इनमें लिख दिए हैं। ओके। सभी के हाँ, साइज उसमें लिखे हैं। 26 सेंटीमीटर बाई हाँ, 33.5 सेंटीमीटर। तो बहुत से तो छोटे हैं हम्म। और बहुत से बड़े हैं। और बड़े, ये पेंटिंग भी शायद कहीं खरीद लिया था किसी ने। बहुत पुराना है ये भी, 76। 1978 का है सर ये। हाँ, 78 79। ये वाटर कलर है। वाह। ये मिक्स मीडिया है। मैंने कंपोजिशन भी किए, मैंने स्कल्पचर भी किए, लैंडस्केप भी किए, एब्स्ट्रैक्ट भी किए हैं, वो भी शायद इसमें होंगे कुछ। ओके। ड्राइंग भी की, ये भी एक्रिलिक मिक्स ऐसा है। हम्म। ये एब्स्ट्रैक्ट है। 75। हाँ, सभी में साइज भी लिखे हैं, सभी में वो भी है। विषय तो खाली एक इसके लिए कि थोड़ा सा पेंटिंग छांटने में मुझे अंदाज हो जाता है कि फलाना नंबर का है, फलाना ही। हम्म। ये डिजिटल है, उसको कलश। उसको डॉक्यूमेंटेशन करके रखना भी एक अलग ही होता है ना, कि आप उसको इस फोल्डर में रखें, इस नंबर पे रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्रिलिक में है, एब्स्ट्रैक्ट। वाह। इसका सभी के वैसे कलर प्लेट बहुत खूबसूरत है। मैंने बंध के काम नहीं करता हूं मैं, कि
एक सिर्फ एक ही स्टाइल चले, एक ही, जैसे पिकासो बोलते थे ना कि बिल्कुल मैं शैली विहीन कलाकार हूं, तो मैं शैली और सब कुछ विहीन कलाकार हूं। सर। कभी उस एक उसमें आप लोगों के उस लाइन में मैं भी हूँ। नहीं, अच्छा है। और तुमने ये जो काम शुरू किया है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को लाइट में लाने के, अद्भुत काम किया है। थैंक यू मैंने सर। भी इसको शुरुआत की थी कॉस्मॉस बना के, ओके। लेकिन फिर बाद में व्यस्तता के कारण और भी सब ऐसी चीजें होती, पूरा नहीं हुआ। हाँ, और फिर मैंने स्वतंत्र छोड़ दिया लोगों को कि भाई अब आप रास्ता तो है, अब चलते रहो और करो। बिल्कुल सर, ये आप लोगों का आशीर्वाद है। ये एक तरह से पहले डिजिटल इतना सारा नहीं होता था ना, अब हमारे पास हम्म। फैसिलिटी है तो हम कर सकते हैं। हाँ। और ये सालों तक ऐसे ही रहेगा यूट्यूब में, जिसको देखना हो कुछ देखेंगे, जिसके ऊपर कुछ उनको कुछ रिसर्च करना कुछ हो खराब करेंगे। नहीं हुए हैं, और फिर इनमें से प्रिंट भी निकल आते हैं बड़े, बिल्कुल। चाहे तो। और प्रिंट करके ये मैंने उस समय जो मास्क लगाए रहते थे लोग, हम्म। उस समय का ये एक्रिलिक में बनाया था। तो वो पूछ ओके। रहा है उससे कि भाई उसने मास्क लगा रखा है, तो उस दूसरा पूछ रहा है कि क्या अभी भी मास्क लगाना है? तो उसके भाव एक अलग ढंग से, मैंने कहा कि इसको बनाते हैं जरा। उसमें लिखा है हाँ हमेशा, उसका जवाब भी है। हाँ हाँ। तो अब तो बहुत से विषय भी याद नहीं रहते हैं, जब उसको बारीक से देखो तो फिर ध्यान आता है। तो किसी बिल्कुल। प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। एक तो पापा काम करते थे, तो हम्म। उनके जो बचे हुए रंग और कागज और कैनवास वो मेरे काम में आ जाते थे। ओके। तो किसी तरह की मुझे मतलब दिक्कत नहीं आई। और पर्यावरण में मुझे रहने के लिए इंद्र भवन जैसी जगह मिली, जो जहाँ पे हम रह रहे थे, बिल्कुल। अभी भी रह रहे हैं हालांकि। तो वहाँ करीब 2 दर्जन तो मार्बल के स्टेचू हैं, इटली, फ्रांस और बाहर की बनी हुई। बाहर जो तो आंगन में ना। हाँ, तो वो तो वही तो देखता रहा। पूरा बगीचा ही वो जो है, करीब 6 एकड़ या 4 एकड़ का, ऐसा 5 एकड़ का है। तो उसमें बिल्कुल। मूर्तियां लगी हैं, अंदर पेंटिंग लगे हैं, दूसरी चीजें हैं। अ, ये भी वाटर कलर ही है, मिक्स। हम्म। और ये ऑयल एक्रिलिक मिक्स है। इसकी खूबसूरत मिक्स में, ट्रांसपेरेंसी दिख रही है अलग से। हाँ मिक्स मीडिया है, लेकिन उसमें भी ट्रांसपेरेंसी। लैंडस्केप में भी मैंने लोग जो काम करते हैं कि एक ही तरह के, जी। तो उससे हट के कुछ मतलब लोग खैर क्या क्या करते हैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूं मैं। लेकिन हम्म। मेरे काम में विविधता, जितनी विविधता है, जी। हर एक में कंपोजिशन अलग है, कलर स्कीम अलग है, उसके सारा सेटिंग जो पूरे होती है, वो सारी चीजें ये ये जो अभी देख रहे हैं ये वाला, ये क्रिसमस पर बनाया है मैंने। बच्चों के लिए भी मैंने उसमें कुछ ना कुछ बनाए हैं। ओके। खाली ये नहीं कि प्रौढ़ और बड़े लोगों के लिए जो, या न समझ में आने वाले पेंटिंग, ऐसे नहीं, समझ में भी आए और बिल्कुल। उनमें कुछ गंभीरता भी हो, बच्चों को भी, और तीज त्योहार के भी हो। और विषय जो मैं चुनता हूँ वो बहुत ध्यान से उसको देखते हुए कि हम्म। विषय के साथ भी। ये एक एब्स्ट्रैक्ट आ गया पेंटिंग। ओके। ये भी एक्रिलिक में है, काफी बड़ा। ये पेंटिंग जो है, जो अभी देख रहे हैं, ये मैरिन ड्राइव बम्बई का है। अच्छा। मैरिन ड्राइव में हालांकि अभी आजकल कुछ जो कलाकार काफी उसमें हैं, उन पे चर्चा होती है। तो ये मैंने मैरिन ड्राइव का पेंटिंग बनाया। इसमें कई लोगों ने, डी जे जोशी ने भी बनाया, बम्बई के में रहे हुए जो आजकल काफी नाम जिनका सुनने में आता है, उनने भी बनाया। तो मैंने अपने अलग हिसाब से, अलग अंदाज में, हम्म। कि पूरा पूरा वातावरण ही वो ऐसा लगे कि बिल्कुल बम्बई का अंधेरे अंधकार में कैसी बम्बई जगमगाती रहती है। बिल्कुल। और क्योंकि नाइट का है तो ब्लू है, स्काई भी है, समुद्र भी है, फिर भीड़ भाड़ है, पूरे सब चले जा रहा है, पूरा चमक रहा है बम्बई। बिल्कुल। तो इसको देख के बम्बई का विषय जो चुनता हूँ, बहुत ध्यान के बाद। विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है। वाकई। कुछ भी बना लेना और उसमें ये कहना कि इसमें आग है और इसमें गहराई है और इसमें ये हो रहा है और वो हो रहा है, और देख रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा है। खाली बिल्कुल। खाली नाम का जो ठप्पा लगा रखा है एक लोगों ने, उस पे मैं नहीं चलना चाहता। अब ये वाला जो देख रहे हो, ये लोहड़ी पे बना है शायद, जी याद जी। नहीं आ रहा है। तो उस पे मैंने सारा वातावरण पूरा देदीप्यमान हो जाना चाहिए कि लोग डांस कर रहे हैं, बीच में आग जल रही है, उनके लिए खाने पीने के व्यंजन भी रखे हुए हैं,
तो हम्म, मैंने पूरे समाज को, पूरे संस्कृति को, देश में भी और विदेश में भी उसके लिए कुछ कुछ जाए, एक थोड़ा सा संदेश जाए, बिल्कुल। इसकी अच्छा मेरी सर, कोशिश ये थी। संदेश से याद आया कि अभी का जो एक जनरेशन है और पहले का हाँ, एक जनरेशन था, वो हाँ। उसमें आपको क्या डिफरेंस अभी दिखता है, और कला तो के विषय में भी जो चीजों को हाँ, लोगों को नहीं, संवारना चाहिए। उसमें उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। जी। ज्यादा कुछ बोलना अभी क्या रहेगा। एक तो गंभीरता जो है समाप्त हो चुकी है काम करने की। रेगुलर प्रैक्टिस भी। वो प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस माने कुछ भी नहीं होने के बाद भी सभी लोग ये सोचते हैं कि मैं बिल्कुल वो रविंद्रनाथ टैगोर बन जाऊं। अगर हम्म। लोग ये सोचें, रविंद्रनाथ टैगोर ने पहले देखा, समझा, मनन किया, चिंतन किया, उसके बाद 70 की उम्र के बाद पेंटिंग शुरू किया। और वो भी पेंटिंग कोई ऐसा वैसा नहीं, तो उस समय जो उनका अनुभव है काम आया। जी। ये नहीं कि खाली बस ब्रश उठाया, पेंटिंग किया और लटका दिया, बोले ये विश्व का सबसे श्रेष्ठ पेंटिंग, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। आजकल आजकल जो चल रहा है वो उसी थीम पे चल रहे हैं लोग। कभी कभी तो कला के विद्यार्थियों को सीढ़ी बना के कोई चढ़ता है, और कभी बच्चे भी कुछ लोगों को सीढ़ी बना के चढ़ रहे हैं। बिल्कुल। नहीं, तो ये अभी चीजें एक 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 चीज वो हो गया है ना। एक तो पहला तो गुटबाजी, वो बहुत आजकल सब जगह हो गुटबाजी। गया है। हाँ, गुट गुट कह लें, थोड़ा सा गुट कहने में तकलीफ लोगों को हो सकती है। होती है, एक हाँ। समूह कह लें। बिल्कुल। वो भेड़ों का समूह होता है। जो शेर रहता है वो हमेशा अकेले रहता है। बिल्कुल। वो कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करके चलता है। सही बात है। और जो भेड़ें होती हैं उसको तो हकालने वाला एक होता है, वो हकालता रहता है। बिल्कुल। तो मैं इन इन चीजों सब से थोड़ा अलग चलता हूँ। सर, इन चीजों से कैसे बचा जा सकता है? मतलब ये तो नए लोगों को मैं बोलना इन चाहूंगा कि। चीजों से इन चीजों से बचने का एक ही रास्ता है कि स्वयं को मजबूत करो। जी। स्वयं सशक्त बनो, खुद काम करो, खूब काम करो। जी। लोग अपने आप आएंगे। नहीं तो इंदिरा जी अगर मेरे से पूछ रही हैं और कह रहे हैं कि कभी दिल्ली आओ तो मिलना, जी। तो वो स्थिति लाना है। ये नहीं कि किसी के माध्यम से या कोई ऐरा गैरा प्रयत्न करके, कुछ भी करके और फिर कहीं जाना आना। बिल्कुल। और नहीं तो फिर स्थिति आज ये हो रही है, मुझे देख के कभी बड़ा दुख होता है कि कलाकार जिनको बनना चाहिए, अच्छे होना चाहिए, वो हम्म, कहीं सड़क में निशान लगाते हुए मिलते हैं देखने को, कभी किसी ब्रिज पे पेंटिंग करते काम हुए, करते किसी हैं। मेले जुलूस में काम करते हुए। बिल्कुल। पर और ये आजकल जो ये कहीं ना कहीं सर, इसमें इसमें बहुत सारा ऐसा भी हाथ होता है ना, सीनियर्स जो मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ पॉलिटिक्स हो जाती है, कुछ खेल ऐसा वो हो तो हो ही जाता है। रहा है, वो तो हो ही रहा है वो। और ये एक जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जी। वो उसने इस माहौल को बहुत बिगाड़ दिया। उसको दुरुस्त होना चाहिए। वो दुरुस्त, माने अंकुश किसी प्रकार का किसी पे नहीं है। किसी बिल्कुल। के पास अगर कोई चीज है तो बस वो ऐसा सोच लेता है कि बस अपने इर्द गिर्द सारे लोग घूम जाएं, हम्म। और उसके भी कुछ इधर उधर वाले घूम जाएं। तो ये स्थितियां ये स्वयं को बिगाड़ने की हैं। इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है, स्वयं को बिगाड़ रहे हैं लोग। बिल्कुल। पर ये इसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है सर? सुधार तो बड़ा कठिन लग रहा है वैसे, पर क्योंकि कठिन लोग कुछ काम नहीं। किए बगैर किसी एक स्थिति पे पहुंचना चाहते हैं, कुछ अच्छा करेंगे नहीं, और वो एक अपने कभी कभी मीडिया भी इसमें बहुत गलत रोल वो कर देता है। जी। जिससे संतुष्ट नहीं हो, तो सही लोगों के सही के साथ लोगों को जुड़ना होगा। बिल्कुल। अच्छे लोगों के, अनुभवी लोगों के साथ नए लोगों को जुड़ना चाहिए। नहीं तो बिल्कुल। खाली ये थोड़ी कि भाई उसके उससे जुड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने को कुछ लगवा देगा काम धाम में। तो बिल्कुल ये सही। चीज का हमेशा त्याग करना चाहिए। और थोड़ी अ, सी मतलब वो थोड़े से उपलब्धि के लिए है ना, फिर वो। बस बस, तो कि बस कुछ मिल जाएगा, एक आधी कहीं पेंटिंग कोई खरीद लेगा या कुछ हो जाएगा, या थोड़ी सी किसी समाचार पत्र में या और कहीं मीडिया में कहाँ थोड़ा सा फोटो छप जाएगा, या तो ये सब चीजें अच्छी नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए तो पहले पहले जब तक लोग अच्छा काम न करने लग जाएं, चाहे संगीत में हो, चाहे नृत्य में हो, चाहे किसी में भी हो, तब तक उनको परमिशन नहीं होती थी कि वो प्रदर्शन करने जाएं। बिल्कुल।
खैर मैं तो भाग्यशाली रहा कि मैंने जो कुछ भी किया होगा मेरे को तुरंत उसके लिए परमिशन मिल गई कि हाँ तुम एग्जीबिशन करो। और यहाँ तक कि जो टीचर्स होते थे वो मेरे बारे में लिखे हुए हैं वाह। कि भाई फलाने ने इस तरह से काम किया। ये हम्म, जो पेंटिंग देख रहे हो ये है युद्ध की विभीषिका नामक चित्र, जो अभी जो यहाँ पर हुआ ना, जी जी, युद्ध यूक्रेन वाला। रशिया, हाँ रशिया यूक्रेन का। तो उस पे मैंने बताया था सब तरफ कहीं बम गिर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, आग लग रही है, परेशानी है। तो उसको मैंने उसी आधार पे किया जिस तरह से कि गर्निका बनाया था पिकासो ने। जी। अब पिकासो खैर बहुत महान रहे हैं। बिल्कुल। पिकासो की स्मृति में भी मैंने एक बार एक शो किया था 76 में, ओके। जिसमें पिकासो का भी मैंने एक पेंटिंग बनाया था। हाँ हाँ। तो उनसे तो खैर ये एक पेंटिंग है जो आजकल आध्यात्म का चल रहा है ना। जी। अपने अंदर जागृत करना, जो अलग अलग वो होते हैं कुंडलिनिया। कुंडलिनियां, उनको जागृत करने के, उसके ऊपर मैंने एक चित्र बनाया। तो बड़े ध्यान से विषय को पहले सोचता हूँ और उसके बाद फिर काम करता हूँ। ये नहीं कि कुछ भी बना लिया और कुछ तो भी टाइटल रख दिया, जो जी। आजकल ज्यादा चल रहा है। और फिर बिल्कुल। किसी को बुला के उससे कह दिया कि भाई तुम हमारे बारे में लिख दो। और उसने जितने भी वो आती हैं आजकल टिप्पणियां, कभी कभी पढ़ता हूं मैं, सभी बिल्कुल। पढ़ते हैं। तो ऐसा लगता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए जो लिखी गई थी वही दूसरे व्यक्ति के लिए भी छाप दी वो तो होता है। उसमें गई। उसमें समय की उसमें बचत। तो जो लिखा जाए वो किसी मर्मज्ञ द्वारा, जिसने कभी ब्रश हाथ में लेके पेंटिंग बना के देखा हो कि किस हम्म, पेंटिंग को बनाने में क्या दिक्कत होती है, वो लिखे। या विद्यार्थी स्वयं लिखे। जैसे अभी मैंने तो थोड़ी देर पहले तुमको बताया था कि एग्जीबिशन में उद्घाटन, जी। ऐसा नहीं कि मैं उद्घाटन में नहीं जाता हूँ या उसमें कार्यक्रम में नहीं जाता, यानी मैं जाता हूँ। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ बस गए और फीता काटा हो गया या बिल्कुल। बत्ती जलाई हो गया। तो इससे बात हल नहीं होती है। वाकई। तो उसको उस तरह से लेना चाहिए कि भाई पर कुछ सर, कुछ उससे हासिल तो विद्यार्थियों को सीखने को तो मिले। वहाँ ये भी होता है ना, विद्यार्थियों का प्यार होता है कि हम अपने शिक्षक से सीखे हुए शिक्षक से फीता नहीं कटवाएं। नहीं, वो तो प्यार तो अंदर रहता है सारा। बिल्कुल। लेकिन प्यार के लायक ये आपका जिससे दिल लगेगा उसी से तो प्रेम करोगे आप। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हैं? नहीं तो और खाली होता है दिखावे वो के प्रेम से वो कोई मतलब नहीं। दिखावे के प्रेम से तो बल्कि कहानी सारी गड़बड़ा जाती है। बिल्कुल, दिखावे के प्रेम से तो दूर रहना ज्यादा उचित है। दूर दूर है ना। और आज के विद्यार्थियों को बड़ा चैतन्य रहने की जरूरत है। जी। तो इसके साथ आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन नए विद्यार्थियों को जो अभी फील्ड में हैं? नए विद्यार्थियों को तो अगर वो मेरे को सुनेंगे तो इसमें उनके लिए बहुत से मैसेज हैं कि वो जी। निरंतर काम करें, खूब काम करें। और पेंटिंग पेंटिंग के लिए करें, ये नहीं कि बेचने के लिए करें, एग्जीबिशन करना है बस उसके लिए करें। हम्म। खाली उद्देश्य बेचना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। पेंटिंग तो अपने आप ही बिक जाएगी भाई, अगर वाकई। किसी को अच्छी लगेगी पेंटिंग। और लोग उससे एग्जीबिशन को दूसरे लोगों से जोड़ने की कोशिश करें, वाकई। जो बिल्कुल नहीं होता है। खाली चंद लोग अगर अगर कोई एग्जीबिशन है तो उसमें उसके परिचित ही 5-7 लोग जाएंगे, ज्यादा दूसरे नहीं जाएंगे। पर जाना चाहिए। जबकि जाना चाहिए। मैंने तो बिल्कुल। सिद्धांत बना रखा था शुरू से भी, अभी अभी से आज से नहीं, बस जब भी मैं घर से निकलता था शाम को कभी कभार बीच में, हम्म। तो हम्म। किसी एक आदमी को, एक एक कलाकार को साथ में लेके दूसरे कलाकार के यहाँ मिलने जाता था। ओके। और जो मैंने उस समय के जाने पहचाने थे और उनका काम देखता था, दिखाता था, और उनके बारे में फिर बात होती थी। हम्म। आजकल वो सारी चीजें खत्म हो गई, खत्म कहीं हो दिखाई गई। नहीं देती। हाँ। बिल्कुल। जबकि आज के विद्यार्थियों को दूसरे जो अच्छे काम करने वाले हैं, जो पुराने लोग हैं, नए भी हैं, तो उनके यहाँ जाना चाहिए, उनके जाना काम चाहिए, देखना दिखाना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल। जबकि होता यह है कि अगर आप 4 लोग बैठे हैं, आप हैं उसमें, और जब आप जैसे उठ के निकलेंगे बाहर तो आपकी बुराई पूछनी बुराई शुरू हो कर। जाए। तो क्या मैं उसके लिए जाऊं? बिल्कुल नहीं। हैं? कि बोले वो आ गए थे आज उद्घाटन करने के लिए, तो क्या इसके लिए? ये चीज तो अच्छी नहीं। हाँ ठीक है, हम जाएंगे देखेंगे, आता हूँ आप ओके। कभी एक, जिससे कम से कम थोड़ा सा और फिर ठीक है। नहीं बिल्कुल तो क्या देखेंगे हम? बिल्कुल।
सर तो अब ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए, तब तो हमारा समाज और ये पेंटिंग की पूरी सब चीजें हैं, लोगों को जुड़ने का मौका मिलेगा। नहीं तो आजकल तो सिर्फ जोड़ तोड़ ये चलती है कि भाई उससे दोस्ती कर लो, अपना पेंटिंग कहीं न कहीं बिकवा देगा। बिल्कुल। सर तो वो तो मान, आप इतने अनुभवी हैं, मैं चाहूंगा कि जैसे गवर्नमेंट के जो भी लोग हैं, आप उनको कुछ ऐसा संदेश इस वीडियो के माध्यम से दे जो उनको भी काम आए, या आर्ट फील्ड के लिए वो कुछ करना चाहें। संस्थानों में जो पढ़ा रहे हैं जी। उनको तो मैं क्या पढ़ाऊं अब, लेकिन सिर्फ इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि वो अपना करियर बनाने से पहले विद्यार्थियों को पूरा विद्यार्थियों पे ध्यान दें। जी। नहीं तो वो क्या होता है कि लोग कॉलेज को एक तरफ छोड़ देते हैं, दूसरे अपने अन्य विद्यार्थियों पे ध्यान नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और इसी प्रकार का प्रशासनिक शासन का कोई अंकुश नहीं है किसी पे। हम्म। जो कर रहा है कर रहा है, जो कॉलेज को अगर प्राचार्य बैठा है वो जैसे चला रहा है चलाता रहे, उसको कोई देखने वाला नहीं। ध्यान देना उसने बहुत क्या, जरूरी है। ध्यान देना, अंकुश तो होना ही चाहिए, जरूरी है। नहीं तो यही हालत होगा जैसे अभी चल रहा है। बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, बाकी लोग खुद ही जानते हैं कि आज प्रदेश में कला संस्थाओं की क्या स्थिति है। बिल्कुल। और कोई और बात बड़े करने, बड़े, सब लोग बात करने से कतराते भी हैं। नहीं कतराते हैं, ये उनका भय है, उनका डर है। डरना क्या, और कलाकार को तो कभी डरना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल। न किसी प्रलोभन में आना चाहिए। नहीं तो ऐसे ऐसे अधिकारी हो गए हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, जी। प्रदेश में, कि वो चाहे जो काम करा सकते थे संस्थाओं के विकास के लिए। बिल्कुल। आज क्या हुआ, मैंने सब कुछ उनके हाथ में था, वाकई। खाली एक दो आदमी की पूजा कराते रहे कि फलाना बहुत बड़ा कलाकार है, छोटा कलाकार है, ऐसा ऐसा नहीं। उन्होंने ये कोई भी कोशिश नहीं की संस्थाएं आगे तरक्की करें। वाकई। नहीं तो कितने बड़े बड़े लोग उस जगह से निकले हैं, पढ़े हुए। पढ़े हुए और इतने बड़े अधिकारी रहे हैं लोग, नाम बिल्कुल। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे बार बार कोशिश कि मैं बोलूं। नहीं नहीं, जानते बिल्कुल लोग बिल्कुल। हैं, लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन वो नहीं, बस वो कुछ लोगों को वो पीछे लग जाएंगे, और इतनी गंदी राजनीति हो रही है जिसका कोई जवाब वाकई नहीं। इसलिए इसमें मैं नहीं चाहता, सुधार तो होना चाहिए। सुधार होना चाहिए, और इसके लिए कोई प्रशासनिक स्तर पर अगर कोई समर्पित व्यक्ति होगा वही इस तरफ कुछ कोशिश कर सकता है, अन्यथा सुधार आना तो वाकई। कोई कोई वो नहीं वाकई। है। अंत में सर, मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल के लिए भी दो शब्द कहें कि आपको कैसा लगता है ये। चैनल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खासतौर पर तुम जो प्रयत्न कर रहे हो लोगों के लिए, अगर उसको समझें लोग तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर। क्योंकि लोग समझते नहीं कि कौन आदमी क्या अच्छा काम कर रहा है। कोशिश है सर, हम किए जा रहे हैं, नहीं, बस कोशिश, आप लोग बस आशीर्वाद बनाए ये रखें। है, नेकी कर दरिया में डाल, और दरिया तो बड़ौदा के बहुत पास में है। तो करते रहो, और बिल्कुल। यही सब कुछ है। और लोगों के दिल में तो हो ही गए हो। अब कुछ लोगों की नहीं जानता मैं, कुछ लोगों के बारे में नहीं कह सकता। तो, मैं समझ सकता तो हूँ सर। बस आपस में समझ ले वही अच्छा बिल्कुल है। सर। बाकी, बस सर, आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए तो ये। अरे आशीर्वाद क्या, अच्छा काम के लिए तो मैं हमेशा समर्पित रहा हूँ, और हमेशा सपोर्ट भी करता हूँ लोगों को, बिल्कुल सर। और जितना हो सकेगा करूंगा ही। और मैं चाहूंगा उसमें कि आप भी एक दो लोगों का नाम आप जरूर सजेस्ट कीजिएगा जिनसे मैं बातचीत कर सकूं, क्योंकि बिल्कुल मैं बिल्कुल। मैं सब लोगों को, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता या मेरे से टच में नहीं है, तो नहीं मैं नहीं, चाहूंगा कि उनके भी डॉक्यूमेंटेशन हो, और ये डॉक्यूमेंटेशन जो है डिजिटल माध्यम से रहता है तो सालों साल वो रहेगा, किसी को पीएचडी करनी आजकल हो। इतना आसान हो गया है लोगों को दिल से जोड़ना, जी। लेकिन उसके सही तरीके से प्रयत्न नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। लोग लोग चाहते नहीं है, बस लोगों ने तो खाली एक ध्येय बना रखा कि अच्छा, अपने 3 लोगों का ग्रुप है माने 3 लोगों का, 2 लोगों का ग्रुप है तो 2 लोगों का, बिल्कुल। 5 लोगों का है तो 5 लोग तो कभी हो ही नहीं पाते, वो भी 3 हो जाते हैं या 2 हो जाते हैं आपस में। तो वाकई। पहले अपने मन को जोड़े, मन को अच्छा करें, वाकई। मन से ही कर पाएंगे तभी होगा। मैं तो कोई किसी से कोई परहेज नहीं है, मुझे सब मेरे अच्छे हैं, सब मेरे साथी हैं,
और सबको रोज नियमित नहीं तो कम से कम महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में आपस में बात किया करें एक दूसरे से। फोन में लगता है क्या, आजकल तो मुफ्त में फोन चल रहा है। सही बात है। मैं तो करता हूँ। मैं सुबह से मेरी जो दिनचर्या चालू होती है, सबसे पहले सवेरे उठता हूँ तो अपने जो पुरानी वो है उसको देखने के लिए शेयर भी कर देता हूँ। सही बात है। जो पुराने लोग मुझे देखते हैं मेरा काम वाम, हम्म, काफी समझदार लोग हैं बहुत से, तो उसको वो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उसको भी वो कर देता हूँ। साथ में कुछ पुरानी पेंटिंग शेयर करता हूँ, और सुबह सुबह मैं सबको जन्मदिन की बधाई दे देता हूँ, वाह जितने भी मेरे फ्रेंड, सर, ये चाहे चीज वो मैंने भी सीखा है। चाहे वो मेरा परिचित हो बहुत ज्यादा, चाहे नहीं हो, देश का और विदेशी लोगों से तो बहुत सहयोग मिला मुझे। बिल्कुल। और इतना मैं सर प्रेम है लोगों में। मैं एक बात बताऊं, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो, मैं हिंदी में जन्मदिन की शुभकामनाएं लिखता हूँ। नहीं, वो तो करता ही हूँ। तो वो तो करता ही हूँ। कई लोग लेकिन कई लोग साथ, ऐसे बोलते हैं कि हैप्पी बर्थडे बोलना चाहिए भाई, ये बोलना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ अब विदेशी हैं, उसमें ट्रांसलेशन का भी हुआ है, उन लोगों को समझ में आता है, वो थैंक यू बोल देते हैं। अरे बिल्कुल, अरे इतने प्रेम से जवाब देते हैं और इतनी प्रेम से वो करते हैं, कुछ मत पूछ। बाहर भी मैं गया आया तो मैंने, जब जब हम लोग जाते थे मार्केट, रास्ते में घूमने उमने, अब हमारा और उनका किसी का कोई परिचय तो होता नहीं था, चाहे वो महिला हो या पुरुष, देख के इतना अच्छा मुस्कुराते मुस्कुराता जरूर है। हैं। हाँ? जी, और थोड़ा सा नजरों से, थोड़ा सा सिर से अभिवादन भी करते हैं। बिल्कुल और मुस्कुराते जरूर हैं। हाँ, मुस्कुराते जरूर हैं। और फिर कभी कभी तो ये एक प्रसंग है मेरा, कहाँ घूमने गए थे, वो जो बोला पेरिस में। बेल्जियम था या कहाँ? तो एक साइकिल वाला आ रहा था अच्छा चलाते हुए, ओके। और हम 4 लोग थे, मेरा बेटा, बेटी है, मिसेस और मैं। तो हम जा रहे थे, वो जो गोल गोल एक वो बड़ा वो होता है ना क्या, गुम्बद। बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट था। तो एक साइकिल चलाता हुआ आता है और जोर जोर से बोलता है, अ, केशरिया केशरिया, शंकरा शंकरा केशरिया केशरिया, नहीं, ओके। शंकर शंकर और केशरिया केशरिया। ओके। तो इतना इतना आनंद आया, अच्छा फिर खूब हंसा वो भी, और हम लोग भी बड़ा आनंद ले रहे थे एक दूसरे को देख के। हाथ, अब क्या जान पहचान क्या कैसे, सही बात है। लेकिन कितना अच्छा लगा, शंकरा शंकरा केशरिया। वाह। तो ये एक एक मतलब एक तरह वो का जब अभिवादन वो था ये। हाँ, जब वो हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारे संस्कृति से जुड़े हुए, तो हम न बनाएं उन पेंटिंग तो फिर क्या और क्या करें। अगर सही हम बात है। घर पे नहीं, हम अपने साहित्य पे नहीं बना रहे हैं, हम अपने संस्कृति पे नहीं बना रहे हैं, हम अपने लोगों से के नहीं वो कर रहे हैं, तो हम क्या करें, खाली वो एब्स्ट्रैक्ट बना दें जिसमें कुछ नहीं। एब्स्ट्रैक्ट की वो बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल। में खुद भी करता हूँ, बिल्कुल। लेकिन खाली वो बना दें और फिर वो खुद भी ना आनंद लें उसका। दूसरा तो ले नहीं ले, पर वो खुद भी नहीं ले पाते हैं। वाकई। तो ये स्थितियां समाप्त हो जाएं और आपस में जुड़ें, सब लोगों में आपस में मेल मिलाप हो, सब प्रेम एक हो दूसरे से बात ज्यादा। करें, बिल्कुल। सब एक दूसरे विद्यार्थियों में ऐसी चीजें न घोलें जो उनका विनाश कर दें विद्यार्थी, और विद्यार्थी इस चीज को समझें कि वास्तव में कौन हमारे लिए क्या कर रहा है। वाकई ये जानना, ये परखना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि नहीं तो फिर तो ऐसे चलता रहेगा, विद्यार्थी कहाँ से आगे बढ़ेंगे। हालांकि कुछ सही बात। विद्यार्थी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके विचार बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल। मैंने देखा है जिनके, मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनको सिखाने वाला उतना अच्छा काम नहीं करेगा, सही बात है। ऐसे बहुत से हैं। लेकिन उनको महत्व नहीं मिलता है, वो तो वो खाली उसकी तरफ ध्यान देते हैं लोग कि इससे जुड़े रहो बस। बिल्कुल। खैर, तो कर्म ही पूजा ये है। चीजें, बिल्कुल कर्म ही पूजा है। और कर्म किए जाओ, फल की चिंता नहीं करो, फल ऊपर वाला जरूर दे। बस। तो और मेरे तो रंग रंग रेखाएं यही सब बसा हुआ है, अंदर से बाहर तक सब कुछ उसी में रत बिल्कुल रहता हूँ, बाहर की दुनिया से आजकल थोड़ा सा। हाँ हाँ। पर और बहुत बुलाने अच्छा वाले लगा सर प्रेम से आपसे बुला। बात करके, आपने इतना सारा वक्त दिया। बहुत समय से हम सोच रहे थे और आपसे बात करने के लिए। हमें ये तो मुझे मालूम है कि करीब कई कई बरस हो गए बिल्कुल। और कि मेरे मैं मेरे ख्याल से नहीं समझ, 7 8 8 महीने, साल भर तो हो ही गए होंगे जब लास्ट ज्यादा, हाँ, आपसे बात ज्यादा हुई थी। टाइम हो गया कि आप बार बार मैंने चाहे आमंत्रित करते रहे, और मैं कि कभी बीमार हो रहा हूँ, कभी कोई चीज हो रही, तो लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि चलो ठीक है यार, बैठो बातचीत करेंगे।
बिल्कुल सर, हम प्रार्थना करेंगे आप स्वस्थ रहें और और आप भी और ध्यान दीजिएगा। और आपको मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं साथ में भूमिका जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने पूरा अरेंजमेंट करके दिया। हाँ, और वो नहीं होती तो शायद अभी हम ये नहीं मिल पाते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और मैं हाँ, उन तो वो दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो जिन्होंने इस बातचीत को बहुत मन लगाकर सुना। और मैं चाहूँगा कि जो लोग नए हैं, वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएँ और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दूसरों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।